अध्याय 141। डूडियन ने उसकी ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा क्योंकि वह धीरे धीरे पिंजरे में चला गया। पूरी गाड़ी बेहद मजबूत स्टील से बनी थी, यहाँ तक कि उसकी वर्तमान शक्ति के साथ भी इसे तोड़ना मुश्किल होगा। अधेड़ उम्र का व्यक्ति ऊब गया था क्योंकि उसने देखा कि डूडियन ने कोई विरोध नहीं किया। उसने पिंजरा बंद कर दिया और कूदकर सामने बैठ गया। कोचमैन ने वही कवच पहन रखा था, वह अतीत में भेजे गए लोगों से बेहतर है। उम्र में बहुत कम लेकिन योजना बनाने में बहुत अच्छा। उसने एक कुलीन महिला पर हाथ डालने की हिम्मत की। वह तो कुएं का मेढक है। हास्यास्पद। वह आगे बढ़ने का सपना देखता है। हाँ, हालांकि यह ठीक है, काफ़ी समय हो गया है कि नई चीज़ें पास नहीं की गई हैं। भाइयों को खुजली हो रही है। इस प्रकार की कोमल त्वचा सबसे लोकप्रिय है। अभी भी एक छोटा बच्चा, हाँ हाँ। जब गाड़ी चली गई तो दोनों बातें करते रहे और हंसते रहे। उनके साथ 4 प्रशिक्षु शूरवीर थे। डूडियन ने दृश्यों को देखते हुए पालथी मारकर बैठ गया। महल छोड़ने के बाद वे एक उजाड़ विकिरण क्षेत्र से गुजरे। रास्ते में उन्हें कभी कभी जानवरों के हमलों का सामना करना पड़ा लेकिन प्रशिक्षु शूरवीरों ने आसानी से उनका सिर काट दिया। सीमावर्ती किले का निरीक्षण करने के बाद वे एक सुदूर जंगल में आ गए। गाड़ी जेल के सामने रुकी। अधेड़ उम्र के आदमी ने पिंजरा खोला और कहा, नीचे आओ। डूडियन ने गाड़ी से बाहर छलांग लगाए और कहा, मैं अपील करने जा रहा हूं। आप केवल करा सकते हैं। अधेड़ ने व्यंग्यपूर्वक कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ भी करने का अवसर मिलेगा? कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। निर्णय पारित हो चुका है और तुम्हें खड़े होने का मौका नहीं मिलेगा। यदि तुम दोष देना चाहते हो तो दोष दो कि तुम गरीब पैदा हुए थे। ये ठीक था कि तुम एक शिकारी थे और कंसोर्टियम के माध्यम से कुछ धन अर्जित किया था, लेकिन तुम क्यों गए और एक कुलीन महिला के साथ जुड़ गए? डूडियन ने उसे उदासीनता से देखा। आप वार्डन नहीं हैं, है ना? अधेड़ ने व्यंग्यपूर्वक कहा, क्या आपको लगता है कि राज्यपाल व्यक्तिगत रूप से आपको देखते हैं ताकि आप शिकायत कर सकें? तुम्हारे पास सही पहचान नहीं है बच्चे। आप मजिस्ट्रेट में सिर्फ एक प्रशिक्षु हैं और कुछ नहीं। क्या आपको लगता है कि आप इसका उपयोग करके धोखा दे सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। डूडियन ने गहरी सांस ली और अपनी उंगलियां भींच लीं। आपकी शिक्षाओं के लिए धन्यवाद। फिर अचानक उसने उस आदमी के चेहरे पर मुक्का मार दिया। धमाका। नीचे गिरते ही शख्स की नाक टूट गई और खून निकलने लगा। अचानक हुए हमले से वे सभी स्तब्ध रह गए क्योंकि इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। डूडियन ने जेल के सामने हमला करने का भी साहस किया। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने खून रोकने के लिए अपना चेहरा एक हाथ से ढक लिया। वह गुस्से में था और पागलों की तरह डूडियन की ओर देखने लगा। उसका शरीर कांप रहा था और वह चिल्ला रहा था, उसे मार डालो। प्रशिक्षु शूरवीरों ने अपने हथियार निकाल लिए। उनके पास भाले और तलवारें थीं। हालांकि डूडियन ने वैसा कार्य नहीं किया जैसा उन्होंने सोचा था। इसके बजाय वह मुड़ा और भाग गया। वह ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए जेल की ओर भागा, वे मुझे मारना चाहते हैं। आवाज के कारण बहुत से लोग जेल से बाहर निकल आए। रुको। जेल का दरवाज़ा खुला और 7-8 लोग बाहर भागे। उनका नेतृत्व चश्मा पहने एक महिला कर रही थी। उसने देखा कि शूरवीर डूडियन पर हमला करने वाले थे, इसलिए उसने उन्हें रुकने का आदेश दिया। प्रशिक्षु शूरवीर रुके और एक दूसरे की ओर देखने लगे। डूडियन तुरंत महिला के पास भागा, उन्हें मुझे मारने के लिए रिश्वत दी गई है। मैं अपील करना चाहता हूँ। क्या आप वार्डन हैं? महिला ने उसकी ओर देखा और भौहें चढ़ाईं। मैं जज की सचिव हूँ। आपको अपील करने का अधिकार है। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ लेकिन मुझे नहीं पता कि इसे मंजूरी मिलेगी या नहीं। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, डूडियन ने कहा। एक अधेड़ उम्र का आदमी वहां आया और उसका हाथ उसकी नाक पर दबा हुआ था। उसका चेहरा बदसूरत था क्योंकि उसकी आंखें डूडियन पर टिकी हुई थीं। गुस्से में और हत्या के इरादे से उसने महिला से कहा, मिस सेक्रेटरी, इस दुष्ट खलनायक ने हम पर हमला किया और जाहिर तौर पर भागना चाहता था। उसने जेल प्रहरियों पर भी हमला किया। उसे तुरंत फांसी दी जानी चाहिए। महिला का चेहरा उतर गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, अपनी खुद की शर्मिंदा नज़र देखो। अपमानजनक। इसके अलावा आप जो भी बात करते हैं उसमें सावधान और चौकस रहें। हम केवल कैदियों को रखने के लिए जिम्मेदार हैं। हमें उन्हें मारने का अधिकार नहीं है। बकवास मत करो। अधेड़ उम्र के लोगों को पता था कि उसकी जीभ फिसल गई है, इसलिए झुकते ही उसका चेहरा तुरंत बदल गया। हाँ। महिला डूडियन की ओर मुड़ी। अब से तुम्हें हिरासत में रखा जा रहा है। अगर तुम ऐसी बात दोबारा दोहराओगे, चाहे कारण कुछ भी हो, तुम्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डूडियन ने बहुत ही गंभीर भाव से सिर हिलाया। जब महिला अधेड़ उम्र के आदमी की ओर मुड़ी तो उसने उसकी अभिव्यक्ति देखी। उसे अंदर भेजो लेकिन तुम उसकी निगरानी के लिए जिम्मेदार नहीं होगे। मैं किसी और की व्यवस्था करूंगा और उस व्यक्ति को भेजूंगा। खत्म करके वह मुड़ी और चली गई। उसके जाने के बाद अधेड़ उम्र का आदमी मुड़ा और डूडियन की ओर घूर कर देखा। वह धीमी आवाज में बोला, छोटे शैतान, यह मत सोचना कि तुम मेरे चंगुल से भाग गए हो। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम निश्चित रूप से मर जाओगे।
डूडियन ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया, क्या आप रास्ता नहीं दिखाएंगे? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ा और रास्ता दिखाने लगा। अल्पविराम, डिटेंशन हाउस, एक लग्जरी कार्यालय। ओह, ये बच्चा तो शिकारी निकला। एक साफ मुंडा गंजा आदमी कुर्सी पर बैठा था जबकि सामने से सचिव उसे एक दस्तावेज दे रहा था। उन्होंने जानकारी पर सरसरी नज़र डाली। मेलोन कंसोर्टियम के एक शिकारी ने चोरी की थी। मज़ेदार, मज़ेदार। इसके अलावा मेलन कंसोर्टियम भी उसके कारावास का समर्थन करता है। दिलचस्प बात यह है कि वे अपनी नकदी में कटौती करने के लिए तैयार हैं। ये पहली बार है कि ऐसा कुछ हुआ है। अब इस मामले के बारे में मेलन कंसोर्टियम से संपर्क करें और उनके दिल की धड़कन की जांच करें कि वे कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। वार्डन का सचिव हैरान था। अपील के बारे में क्या? अगर मेलन कंसोर्टियम उसे मारना चाहता है तो हमें उन्हें इसका सामना करना होगा। बेशक, ये सस्ता नहीं होगा। यह एक अच्छा अवसर है, हमें इसे पकड़ना होगा। गंजे आदमी की आंखों में खुशी और खुशी थी। इसके अलावा यह मामला हमारे संघ के लिए भी उपयोगी होना चाहिए। मुझे पता है, सचिव ने सिर हिलाया। अल्पविराम, अल्पविराम। डूडियन एक स्वतंत्र कक्ष में बैठा चुपचाप प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे नहीं पता कि उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मेलोन कंसोर्टियम को इस खबर के बारे में सूचित किया है या नहीं। डूडियन चिंतित था। मुझे बाहर निकलने के वैकल्पिक तरीकों के बारे में सोचना चाहिए। जब तक मुझे शिकायत करने का अवसर मिलता है तब तक मेरे पास ये साबित करने का मौका होगा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। दुर्भाग्य से थोड़ी सी भी पृष्ठभूमि वाला कोई नहीं है जो मुझे बचा सके। हालांकि उस स्तर की शक्ति वाले लोग मेलोन कंसोर्टियम के दबाव के बाद रह जाएंगे। मुझे नहीं पता कि जुरा और ग्रे पर क्या प्रभाव पड़ेगा क्योंकि वे मेरी परवरिश में शामिल थे। धिक्कार है। वह कुछ भी नहीं सोच सका। वह गुस्से में था लेकिन साथ ही डर की झलक भी दिख रही थी। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। इन 3 दिनों में उन्हें पानी और छुट्टी के अलावा कोई भोजन नहीं मिला। वह जानता था कि उसकी देखभाल करने वाला व्यक्ति कोई और था, लेकिन वह अधेड़ उम्र का पागल उसे एक चांदी के सिक्के के बदले खरीद सकता था। एक दिन के अंत में वह एक कैदी था। हालांकि उनके दिल में चिंताएं बढ़ गईं क्योंकि पिछले 3 दिनों में बहुत कम हलचल हुई थी। अपील की कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए। डूडियन ने खिड़की से चमकती मंद रोशनी को देखा। उसके हृदय में वीरानी छा गई, लेकिन निराशा और गुस्सा उसे पागल बना रहे थे। एकमात्र विकल्प जेल से भागना है, अन्यथा मैं इस कालकोठरी में फंस जाऊंगा और यहीं मर जाऊंगा। यहाँ केवल पीड़ा और अपमान है। अगर मैं बच गया तो मैं प्रकाश में नहीं रह पाऊंगा, लेकिन अंधेरा ही एकमात्र विकल्प है। उस स्थिति में मैं आंटी जुरा को कभी नहीं देख पाऊंगा, मैं मेसन और अन्य को नहीं देख पाऊंगा, मैं उसे भी नहीं देख पाऊंगा। डूडियन दुखी था, लेकिन जीवित रहने की उसकी प्रवृत्ति ने प्रेरित किया और जीने के उसके दृढ़ संकल्प को बढ़ा दिया। वह उन तरीकों के बारे में गंभीरता से सोचने लगा जो उसे यहाँ से निकाल सकें। पलक झपकते ही 2 दिन और बीत गए। इसी दिन पिंजरा अचानक खुल गया। एक परिचित गंध उसकी नाक में चली गई। वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। डीन, एक मीठी कांपती हुई आवाज गूंजी, तुम ऐसे कैसे हो गए? आवाज सुनकर डूडियन चौंक गया। जब उसने जेनी को सफ़ेद स्कर्ट पहने पिंजरे के दूसरी तरफ खड़ा देखा तो उसकी आंखें खुली रह गईं। उसकी सफ़ेद उंगलियां पिंजरे के मोटे स्टील के खंभों को पकड़ रही थीं। डूडियन ने उसे घूर कर देखा। उसे अपनी आंखों पर लगभग संदेह हो रहा था। उसने सोचा कि भूख के कारण उसे कोई भ्रम दिख रहा है। जेनी, तुम यहाँ कैसे आई? मेरे पिता ने मुझे भेजा था। क्या उन्होंने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया? जेनी की आंखें लाल थीं। डूडियन ने जल्दी से आकर उसका हाथ पकड़ लिया। वह उत्साह से बोला, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारे पिता ने तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई, है ना? जेनी तुरंत उसके हाथ से छूट गई और कुछ कदम पीछे हट गई। उसने अपनी आंखों पर आंसू पोंछ लिए। मेरे पिता मुझे चोट क्यों पहुंचाना चाहेंगे? मैं बस तुमसे पूछना चाहता था। क्यों? तुम चोरी क्यों करना चाहते थे? डूडियन चौंका। उससे मिलने के कारण उसका खून खौल रहा था, लेकिन वह अचानक शांत हो गया। ठंडक उसके दिल पर हावी हो गई और एक चुभने वाला दर्द उसे जोरों से सताने लगा। उसका दिल कड़वा हो गया था क्योंकि उसने सोचा था, बेशक वह तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। तुम उसकी बेटी हो, मुझे इसके बारे में चिंता क्यों करनी चाहिए? उसने गोरी लड़की की ओर देखा। क्या तुम्हें सच में विश्वास है कि मैं कुछ चुराऊंगा? जेनी ने अपने दांत भींच लिए। सबूत निर्णायक रहे हैं। उन्हें आपकी तिजोरी में मिलान परिवार का लोंगशांत ड्रैगन पर्वत रूबी मिला है। यह मिलान घर के 3 खजानों में से एक है। कोई दूसरा समान टुकड़ा नहीं है। आपने ऐसा कुछ क्यों किया? अगर मैं कहूं कि मुझे मिलान परिवार के अस्तित्व के बारे में कभी नहीं पता था और मैंने वह रूबी कभी नहीं देखी जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? डूडियन ने कहा। जैसे ही उसका शरीर कांपने लगा, वह लोहे के खंभों से चिपक गया। तुम्हें मुझसे झूठ क्यों बोलना है? जेनी की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने हर चीज़ के बारे में पूछताछ की है। मुझे इस मामले के बारे में सारी सच्चाई पता है। अब आप मुझसे झूठ क्यों बोलना चाहते हैं?
डूडियन कड़वाहट से भरा हुआ था। मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। ये तुम्हारे पिता ने किया है जो हमें तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने जानबूझकर मुझे फंसाया है। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करना चाहते? तुम इस तरह क्यों व्यवहार कर रहे हो जैसे कि हमने जो साल साथ बिताया है उसके बाद तुम मेरे चरित्र से अलग हो गए हो? जेनिफर झुक गई। पहले तो मैंने भी ऐसा सोचा था, लेकिन मैंने मिलान परिवार के लोगों से पूछा। 2 महीने पहले मिस मिलान ने आपको अपने घर पर मिलने के लिए आमंत्रित किया था। उस समय मैंने फिर सोचा कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जब उन्होंने कहा कि रूबी आपके घर में एक तिजोरी में पाई गई थी, तब भी मुझे विश्वास है कि किसी और ने आपको फंसाया है। लेकिन डेकन ने मामला उठाया और व्यक्तिगत रूप से इसकी जांच की। उन्होंने पुष्टि की कि आपने मानिक चुराया है। डूडियन को अचानक सब कुछ समझ में आ गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कोई पूछताछ नहीं हुई और उसे पकड़ने का आदेश इतनी आसानी से जारी कर दिया गया। यह एक डीकन स्तर का न्यायाधीश था जिसने मामले को स्वीकार किया था और जांच की थी। हालांकि भले ही पूरी दुनिया उसके खिलाफ थी, वह जानता था कि उसने मिलान परिवार की मिस को कभी नहीं देखा था। ये सब काल्पनिक था, उसे फंसाया जा रहा था। ये डीकन भी तुम्हारे पिता द्वारा खरीदा जाना चाहिए, डूडियन ने उदास स्वर में कहा। जेनी ने गुस्से में अपना सिर उठाया। तुम्हें मेरे पिता के बारे में एक शब्द बोलना चाहिए। डूडियन की आंखों से लगभग आंसू गिर पड़े। क्या आप अपने पिता पर विश्वास करते हैं? जेनी ने उत्तर दिया, आप इसे नहीं समझ सकते हैं। हालांकि बुरोंग परिवार बहुत बड़ा है, एक डीकन को रिश्वत देना बिल्कुल असंभव है। न्यायाधीश शुद्ध, महान हैं और पैसे से भ्रमित नहीं होते हैं। डीकन का हमारे साथ कभी संपर्क नहीं रहा है, इसलिए उसके पास आपको बदनाम करने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने कहा, कोई भी पैसे के प्रलोभन में नहीं आएगा, यहाँ तक कि न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट भी नहीं, यहाँ तक कि पवित्र चर्च के प्रकाश शूरवीर भी नहीं। जेनिफर ने उसकी ओर देखा। उसने आंसू पोंछे। उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे शांत हो गई। ये सब इसलिए है क्योंकि आप एक चोर हैं। आप पैसे से प्यार करते हैं, इसलिए आप सोचते हैं कि हर कोई इसे भी प्यार करता है। प्रकाश की किताब कहती है कि नीच लोगों की नज़र में हर कोई नीच है और नेक लोगों की नज़र में हर कोई महान है। डूडियन ने लोहे के खंभों को मजबूती से पकड़ लिया। यदि तुम्हें अब मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम यहाँ क्यों आए हो? जेनी का शरीर कांप उठा। मैं सिर्फ ये सुनना चाहता हूँ कि आप अपने पापों को स्वीकार करें। जब तक आप स्वीकार करते हैं, मुझे किसी भी चीज़ की परवाह नहीं होगी। मैं अभी भी आपके साथ रहूँगा। मैं आपके अपराध को माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन आप अभी भी जुनूनी हैं। आप मेरे पिता को भी फंसाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आप अपने अपराधों को छिपाने के लिए डीकन की निंदा कर रहे हैं। मैं वास्तव में आपसे निराश हूँ। निराश? डूडियन हंसा और उसके चेहरे से आंसू बह निकले। आप मुझ पर भरोसा करने के बजाय एक बाहरी व्यक्ति, मजिस्ट्रेट के एक उपयाजक पर विश्वास करना पसंद करेंगे। आप सही हैं, मैं दोषी हूँ। मैं बहुत मूर्ख हूँ और इतना भोला हूँ कि यह सोचूं कि हम व्यवस्था की बेड़ियों को तोड़ सकते हैं। एक कुलीन पुरुष और एक आम आदमी का प्यार। मेरा पाप यह है कि मैं यह विश्वास करने में बहुत आत्मतुष्ट हूँ कि आप पृथ्वी के छोर तक मेरा पीछा कर सकते हैं। भले ही वे प्यार में पड़ जाएं, पक्षी और मछलियाँ एक साथ नहीं हो सकते। अचानक जैसे ही एक हट्टा कट्टा अधेड़ उम्र का आदमी अंदर आया, दरवाज़ा खुल गया। उनका स्वभाव असाधारण था और वे गरिमा से भरपूर थे। उन्होंने जेनी से कहा, बच्चे चलो वापस चलते हैं। डूडियन ने नाराजगी भरी आंखों से उस आदमी की ओर देखा। यदि आप हमें तोड़ना चाहते हैं तो इसे खुलेआम क्यों नहीं करते? आप मुझे एक अनुरोध, एक लक्ष्य दे सकते हैं। अगर मैं ऐसा नहीं कर सका तो मैं छोड़ दूंगा। क्यों? आप ऐसे गुप्त साधनों का उपयोग क्यों करते हैं? बहुत हो गया। जेनी ने डूडियन की बातों को बीच में ही काट दिया और कटु दृष्टि से उसकी ओर देखा। आप ये स्वीकार करने से इनकार क्यों करते हैं कि आपके साथ अन्याय हुआ है? अब तक मुझे अपने पिता पर चिल्लाना पड़ता था। यदि कोई आदमी निर्दोष है तो आपके साथ अन्याय कौन कर सकता है? क्या पूरा संघ भ्रष्ट हो गया है? मैंने पूछा। आपकी जादुई क्षमता गंध से पता लगा रही है ना? डूडियन ने उसे घूर कर देखा। तुम्हें पहली मुलाकात में ही मेरी पहचान के बारे में पता चल गया था, है ना? आपने जानबूझकर मेरे करीब आने के लिए, संयोगों की व्यवस्था करने के लिए समय समय पर अपनी गंध की भावना का उपयोग किया था। वह समय जब आपने मुझे बरसात की रात में वापस भेज दिया था और बाद में परीक्षा में शामिल होने के लिए मेरे साथ गए थे। और बार बार ये सब तुमने जानबूझकर मेरे करीब आने के लिए किया था। जेनी ने आगे कहा, भले ही मुझे ये सब पता हो फिर भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे आपकी आवाज़ का लहजा पसंद आया, मुझे आपकी परिपक्वता पसंद आई। मैं जानता था कि तुम छद्मवेशी नहीं हो, लेकिन क्यों? मैं अब भी इसे स्वीकार क्यों नहीं करता? तुम चोर क्यों बनना चाहते थे? जैसे ही उसने उसका भाषण सुना, ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिल में बार बार खंजर से छेद किया जाता था, जिससे दर्द से उसका दम घुट जाता था। उसे अचानक समझ आया कि जब कोई व्यक्ति आप पर भरोसा नहीं करता है तो आपके सभी स्पष्टीकरण उसे झूठ लगते हैं। पाखंड,
यदि बिना शर्त भरोसा नहीं है, भले ही आप सब कुछ सही करें लेकिन एक बार गलत करें तो सब कुछ बिखर जाएगा। क्या यही प्यार है? उसने उसकी ओर देखा और अचानक हंसना चाहा। आपके लिए मैं सब कुछ त्यागने को तैयार था, यहाँ तक कि अपने आदर्श भी। तुम्हारे लिए मैं खुद को भी त्याग देता हूँ, तुम्हारी पसंदीदा जिंदगी जीने को तैयार हूँ। तुम्हारे पिता की गणना के कारण शिकार में मेरी जान लगभग चली गई। आखिर में मैं एक बुरा इंसान, एक गंदा चोर बन गया। डूडियन को हास्यास्पद लगा। वह कितना अज्ञानी था। उन्हें पहले ही समझ जाना चाहिए था कि अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। यह आशा करना हास्यास्पद था कि केवल सच्चे उपचार से वह सभी कठिनाइयों पर विजय पा सकेगा। ना, उसके पास सद्भावना ही थी लेकिन बदले में उसे फंसा दिया गया। उसने ऊपर देखा और मुस्कुराया। वह हंसने लगा। वह इतनी जोर से हंसा कि खांसने से खुद को रोक नहीं सका। एक मजबूत अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने डूडियन को उदासीनता से देखा और जेनी की ओर मुड़कर धीरे से कहा, चलो चलें। जेनिफर ने झिझकते हुए अधेड़ उम्र के व्यक्ति से कहा, पिताजी क्या वह ठीक हो जाएगा? एक अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराया और कहा, यह सिर्फ एक चोरी थी। हालांकि उसने जो चीज़ चुराई थी उसका मूल्य बहुत महंगा था। मैंने मिलान परिवार से बात की। हमारे परिवार की मदद के कारण उसे कम्यूटेशन मिलेगा और 3 से 5 साल में रिहा कर दिया जाएगा। हालांकि ये दृष्टिकोण थोड़ा अवैध है लेकिन मुझे आशा है कि वह बेहतरी के लिए बदल जाएगा। जेनी ने राहत की सांस ली। उसने अपने कान पीछे खींचते हुए डूडियन की ओर गहराई से देखा और फिर मुड़ गई। अनायास ही डूडियन ने उसे बनाए रखने के लिए अपना हाथ उठाना चाहा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह समझ गया था कि कुछ चीज़ें एक बार खो जाने पर दोबारा नहीं मिलती। वह चुप था क्योंकि वह पिंजरे में अकेला खड़ा था। वह ठंडे और कठोर पत्थर की तरह था। 2 दिनों के बाद डूडियन द्वारा घायल हुए अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने धक्का देकर दरवाजा खोला। उसकी नाक पर पट्टी बंधी हुई थी। उसने डूडियन का गतिहीन शरीर देखा और डर के मारे उछल पड़ा। जल्द ही उसे पता चला कि डूडियन ने खुद को फांसी नहीं लगाई है, इसलिए उसे राहत मिली। बच्चे, तुमने मुझे डरा दिया। डूडियन ने इस तरह कोई प्रतिक्रिया नहीं दी मानो उसने उसे बात करते हुए नहीं सुना हो। एक अधेड़ उम्र के आदमी ने व्यंग्य किया। उसने एक चर्मपत्र निकाला और कहा, यह मजिस्ट्रेट द्वारा भेजा गया नोटिस है। फैसला सामने आ गया है। डूडियन का शरीर थोड़ा हिल गया और उसने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी नज़र भेड़ की खाल पर पड़ी और फिर अधेड़ उम्र के आदमी के चेहरे पर गई और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। डूडियन की मुस्कान देखकर अधेड़ उम्र के व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो गए। सिल्विया जॉइंट वॉल कैलेंडर, वर्ष 305, ब्लैक स्नो सीजन। 13 वर्षीय डूडियन को विशाल दीवार के भीतर नंबर 1 जेल में ले जाया गया। कांटेदार फूल जेल। वह पिछले 50 वर्षों में वहां सजा काटने वाला सबसे कम उम्र का अपराधी था। अध्याय 142। थॉर्न फ्लावर जेल को सिल्विया की पहली जेल के नाम से भी जाना जाता है। जेल की प्रसिद्धि ने कुछ प्राचीन कुलीन परिवारों पर ग्रहण लगा दिया है। संबंधित कर्मियों के अलावा केवल कुछ चुनिंदा लोग ही इसके स्थान के बारे में जानते थे। उसी समय एक विशाल स्टील की गाड़ी चलते समय बीच बीच में हिलती थी। पिंजरे को काले कपड़े से ढक दिया गया था और हवा से खुलने से रोकने के लिए जगह जगह रस्सी से बांध दिया गया था। मजिस्ट्रेट के कुल 12 आधिकारिक शूरवीर कैदियों को ले जाने के प्रभारी थे। भले ही वे प्रकाश के शूरवीरों से मेल नहीं खाते थे, मजिस्ट्रेट के शूरवीरों में से 12 1000 गार्ड सेना की युद्ध क्षमता के बराबर थे। गाड़ी रुक गई क्योंकि उस पर ढका हुआ काला कपड़ा हट गया। पालथी मारकर बैठी एक आकृति सामने आई। डूडियन पूर्व जेल के हिरासत गृह में 7 दिनों से भूखा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, त्वचा पीली थी। फिलहाल उसके हाथ और पैर एक मजबूत धातु की चेन से बंधे हुए थे, जिससे उसकी गतिविधि सीमित हो गई थी। नीचे उतरो, शूरवीरों में से एक हल्के से चिल्लाया। उसने अपना सिर उठाया और गाड़ी के चारों ओर देखा। जैसे ही उन्होंने थॉर्न फ्लावर जेल नामक संरचना देखी, उनकी आंखें चमक उठीं। जेल एक झील के बीच में स्थित थी। फिलहाल जमीन को जेल से जोड़ने वाले गलियारे के अलावा बाकी सभी तरफ पानी था। झील में तैरते समय एक विशाल छाया हल्की हल्की दिखाई दे रही थी। देखने को कुछ नहीं है, नीचे आओ, युवा शूरवीर ने उसे डांटा। डूडियन धीरे से खड़ा हुआ और अपने शरीर से धूल को थपथपाया। वह गाड़ी से उतर गया। जाना, उसके बगल वाला शूरवीर डूडियन के कंधे को पकड़ता है। डूडियन ने उसे उदासीनता से देखा। मैं जाऊंगा। शूरवीर ने भौहें चढ़ाईं। तो फिर तेज चलो। डूडियन ने पत्थरों से निर्मित मानव निर्मित गलियारे पर कदम रखा। सामने एक विशाल काले महलनुमा कारागार था। जैसे ही वह चलता था, उसके टखनों से बंधी धातु की चेन खींच जाती थी और बजने की आवाज आने लगती थी। ठोको। गलियारे के बगल वाली झील से अचानक लहरें उठने लगीं। 2 मीटर लंबी मछली पानी से बाहर कूद गई, जबकि 8 मीटर लंबा मगरमच्छ जैसा राक्षस उसके पीछे आकाश में उड़ गया। झील में डूबते समय मछली अपने मुंह में लटक रही थी। डूडियन ने अपनी आंखें थोड़ी तिरछी करके इसे ध्यान से देखा। इसे मत देखो, उसके बगल वाले शूरवीर ने व्यंग्य किया।
डूडियन ने चुपचाप अपनी आंखें वापस ले लीं और चलना जारी रखा। वे गलियारे के अंत तक पहुंच गए। जेल का ऊपरी भाग बगीचों से घिरा हुआ था। इस समय कई नौकर लॉन काट रहे थे और बगीचे में पानी डाल रहे थे। शूरवीरों में से एक ने कहा, अंदर जाओ, जेल बगीचे के नीचे है। बगीचे में पत्थर के रास्ते से वे महल जेल के द्वार में चले गए। वे एक आलीशान और विशाल लॉबी में दाखिल हुए। डूडियन ने 7 या 8 जेलरों को लॉबी में बैठे, नाश्ता करते, कॉफ़ी पीते, बातें करते और एक दूसरे के साथ मजाक करते देखा। यदि उनके कंधों पर वर्दी और बैज नहीं होते तो डूडियन ने सोचा होता कि वह एक व्यावसायिक जिले के एक उच्च स्तरीय रेस्तरां में थे। लॉबी में मौजूद लोगों की नज़र उन पर पड़ी। जब उन्होंने डूडियन को देखा तो उनमें से कुछ के चेहरों पर दिलचस्प मुस्कान थी। मैं पहली बार इतना छोटा देख रहा हूँ। वह मेरी डिश है। वहाँ एक नया खेलने का सामान है। पिछली बार ये खेलने के लिए बहुत कमज़ोर था क्योंकि कई बार बाद उसकी मृत्यु हो गई। डूडियन की सुनने की क्षमता असाधारण थी, इसलिए वह लॉबी में हो रही बातचीत की सभी फुसफुसाहट की आवाज़ें स्पष्ट रूप से सुन सकता था। जल्दी से उसे नीचे ले जाओ, दरवाजे के पास बैठे एक जेलर ने आदेश दिया। एक शूरवीर ने आदेश दिया, मेरे साथ आओ। वे एक अंधेरे गलियारे से गुजरे जो उन्हें भूमिगत ले गया। तहखाना एक पूछताछ कक्ष था जो यातना के उपकरणों से भरा हुआ था। वे सभी खून से सने हुए थे, उनमें से कुछ पर मांस के अवशेष थे। डूडियन उदास लग रहा था। पूछताछ कक्ष के बगल में एक काउंटर पर बैठे जेलर ने डूडियन और अन्य लोगों को आते देखा। नया शूरवीर ने उससे कहा, यह उसकी जानकारी है, हम उसे आपको देने के लिए यहाँ हैं। फिर उसने युवा जेलर को एक दस्तावेज सौंपा। जेल प्रैरी ने दस्तावेजों पर नज़र डाली। उसका अपराध चोरी है। क्या आप आश्वस्त हैं कि कुछ भी गलत नहीं है? हमारे पास एक चोर भेजा गया है। हालांकि जब उन्होंने नीचे दी गई फाइल की जांच की तो उन्हें परिस्थितियों का एहसास हुआ। ओह बेचारा छोटा आदमी। गार्ड को सहानुभूति नहीं थी बल्कि उसके चेहरे पर चमक थी। बाद में उसने दस्तावेजों को काउंटर के ऊपर रख दिया और डूडियन से कहा, छोटे लड़के, अपने कपड़े उतारो। डूडियन थोड़ा नाराज हो गया और उसने बात नहीं मानी। अच्छा अच्छा अच्छा, हमें यहाँ कौन मिला? मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया है, तो चलिए औपचारिकताएं खत्म करते हैं। गार्ड खड़ा हो गया और साइड में चला गया। वह पानी की एक बड़ी बाल्टी लाया और डूडियन के सिर पर छिड़क दिया। डूडियन का सिर नीचे की ओर था क्योंकि उसने अपनी मुट्ठियां हल्की सी भींच ली थीं। जेलर के युवाओं ने डूडियन की मुट्ठियों की एक झलक पकड़ी और उपहास किया, वह अब गुस्से में है। क्या आप बदला लेना चाहते हैं? मुझे आप जैसे लोग पसंद हैं, जो सोचते हैं कि वे सख्त हैं। पहले तो उन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल लगता है। अब मैं तुम्हें नीचे बैठाऊंगा और तुम्हारी गांड की जांच करूंगा। मुझे देखने दो कि क्या अंदर कुछ छिपा है। डूडियन ने उसकी ओर देखा। छोटे शैतान, उनका अनुपालन करना बेहतर है। डूडियन के पीछे खड़े मजिस्ट्रेट से नाइट को अंदर की जानकारी मालूम हुई। जब उसने डूडियन की ओर देखा तो उसके चेहरे पर पछतावे की झलक दिखी। यद्यपि आप यहाँ अपने अपराधों के प्रायश्चित के लिए आए हैं, लेकिन इस जगह में प्रवेश करने के बाद मूल रूप से वापसी के लिए कोई जगह नहीं है। बेहतर होगा कि आप इन विकृत शैतानों को न भड़काएं, अन्यथा वे आपको मौत तक यातना देंगे। बेहतर होगा कि आप उनकी बात सुनें। जब जेलर ने नाइट की बातें सुनी तो उसके युवक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आप पूरी तरह से गलत हैं। इस जेल में हम शैतान नहीं बल्कि पवित्र देवदूत हैं। शूरवीर की भौहें सिकुड़ गईं। युवा जेलर मुस्कुराया, अगर तुमने कभी कोई अपराध किया और यहाँ बढ़ गया, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करूँगा। ऐसा ही हो, शूरवीर ने व्यंग्य किया। जेलर ने अपनी आंखें ठीक की और डूडियन की ओर देखा जो सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर रेत। बच्चे, क्या तुम बहरे या गूंगे हो? क्या तुम्हें समझ नहीं आया कि मैंने तुम्हें क्या कहा है? तुम इतने जिद्दी क्यों हो? उसने बगल से एक स्टील पाइप पकड़ा और डूडियन के कंधे पर मारा। धमाका। डूडियन ने दर्द महसूस किया और जेलर के युवाओं को एक क्रूर जानवर की तरह देखा। कश, एक मुक्का युवा जेलर को उड़ा देने के लिए काफ़ी था। जैसे ही जेलर युवक का शरीर उल्टा हुआ और यातना उपकरण से टकराया, हड्डियों के टूटने की आवाज़ें गूंज उठीं। रुको, रुकना। शूरवीरों ने तुरंत उसे डांटा और डूडियन को खींचने के लिए पीछे से आए। डूडियन ने दहाड़ते हुए अपना हाथ लहराया। जो शूरवीर उसे खींचने वाला था, डूडियन ने उसे पकड़ लिया और एक तरफ फेंक दिया। वह लुढ़क गया और उठ गया। शूरवीर उसकी ताकत देखकर दंग रह गया। दूसरे शूरवीर ने, जो नेता था, डूडियन की पीठ पर लात मारी। वह तेज था और उसमें बहुत ताकत थी। डूडियन मुड़े लेकिन प्रतिक्रिया देने में असफल रहे। उसे लात मारी गई और वह जमीन पर गिर गया। इस समय मजिस्ट्रेट के अन्य शूरवीर हरकत में आए और डूडियन को जमीन पर दबा दिया। डूडियन की आंखें लाल थीं क्योंकि वह उन शूरवीरों को घूर रहा था जिन्होंने उसे नीचे गिरा दिया था। डूडियन संघर्ष कर रहा था लेकिन उसके हाथ, पैर और यहाँ तक कि उसकी गर्दन को शूरवीरों ने कसकर पकड़ रखा था। उनकी पकड़ से छूटना तो दूर, उसकी सांसें लगभग थम चुकी थीं। हालांकि मजिस्ट्रेट के सामान्य औपचारिक शूरवीर उसके विरोधी नहीं थे, इस समय वे झुंड में आ गए थे।
उनके लिए उनसे मुकाबला करना मुश्किल था। इसके अलावा शूरवीरों के नेता के पास एक मध्यवर्ती स्तर के शिकारी के समान ताकत थी। इसी समय जिस जेलर को डूडियन ने मुक्का मारा था वह उठ खड़ा हुआ और उसके पास आया। जेलर दर्द से पसीना पसीना हो रहा था जब उसने डूडियन की ओर देखा और गुर्राया, बच्चे, मैं तुम्हारी त्वचा छीलने जा रहा हूं। उनके सीने में चोट लगने के कारण वह काफी भावुक थे। जेलर के मुंह से खून निकला और वह सचमुच बेहोश हो गया। शूरवीरों में से एक ने अपने नेता से पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? नेता ने उत्तर दिया, उसे अस्पताल भेजो और दूसरों को सूचित करो। जेल के लगभग 4-5 गार्ड गलियारे से नीचे आए थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नए छोटे आदमी में इतनी शक्ति होगी कि उसे नियंत्रण में रखने के लिए इतने सारे शूरवीरों की आवश्यकता होगी। तुम्हें उसे कोठरी में ले जाना चाहिए। हमें वापस जाना होगा, शूरवीरों के नेता ने आने वाले जेल प्रहरियों से कहा। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और चारों ओर जंजीरें ढूंढने लगे। उनमें से एक ने शूरवीरों से कहा, इस बच्चे को सूली पर चढ़ाने में हमारी मदद करें। 6 शूरवीरों ने, जो डूडियन को पकड़ कर रखे हुए थे, अपने नेता की ओर देखा। शूरवीरों के नेता ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन सिर हिलाया। डूडियन के हाथ, पैर और सिर पर बंधे 6 शूरवीरों ने उसे सूली पर चढ़ा दिया। सबसे पहले डूडियन के हाथों को लोहे के क्रॉस से बांध दिया गया। दूसरे, उन्होंने उसकी छाती के चारों ओर एक स्टील का घेरा डाल दिया। डूडियन की ऊंचाई एक वयस्क से छोटी थी, इसलिए उसके पैर जमीन से सटे हुए थे। डूडियन ने संघर्ष किया, लेकिन 6 शूरवीर अनुभवी थे। उन्होंने उसे जोड़ों से बंद कर दिया था ताकि वह शक्ति न जुटा सके। जब उन्होंने उसे फ्रेम में बंद कर दिया तो वह असहाय होकर देखता रहा। चलो चलें। नेता को पता था कि क्या होने वाला है और उसने दूसरे को जाने का आदेश दिया। अन्य परीक्षण जिन्होंने जेल प्रहरियों को कोड़े उठाते देखा, वे निराश हो गए और अपने नेता के पीछे पीछे सीढ़ियां चढ़ गए। उन्होंने केवल एक धमाके की आवाज़ सुनी जो दरवाजा बंद होने के बाद गूंजी। सभी 5 जेल प्रहरियों ने संघर्षरत डूडियन को देखा। उनमें से एक हंसा, संघर्ष करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चे। उसने उस चाबुक को खींच लिया जो उसके हाथ में था। उसमें नुकीली कीलें लगी हुई थीं। डूडियन ने संघर्ष करना बंद कर दिया क्योंकि उसने देखा कि जिन हिस्सों में उसे क्रॉस से बांधा गया था उनमें ढीले होने का कोई संकेत नहीं था। मैं जीना चाहता हूँ, रहना, वह मन ही मन खुद को याद दिलाता रहा। कश, जेलर के हाथ का चाबुक चला और उसे लग गया। एक तेज दर्द ने अचानक उसके पूरे शरीर पर आक्रमण कर दिया। एक पल भी नहीं लगा जब कोड़ा डूडियन पर दूसरी बार लगा। चिल्लाओ, आह आह, चिल्लाओ, जेलर ने कोड़े का इस्तेमाल करते हुए उत्तेजना में चिल्लाया। डूडियन ने दांत भींचते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। बाकी 4 जेलर हंसे। मुझे ये पसंद है। बिंदुओं पर ध्यान दें। टीएल नोट्स, वे एक गेम खेल रहे हैं जो इस पर आधारित है कि कौन कितनी बार हिट करेगा। कीले ले आओ, उद्धरण चिन्ह। अच्छा, उनमें से एक ने एक बक्सा देखा, उसे खोला और 2 अंगुल लंबी धातु की कीलें निकालीं। वे धूल से भरे हुए थे, इसलिए उसने उसे उड़ा दिया। कुछ समय से इसका उपयोग नहीं किया गया होगा, इसलिए कीलों पर बहुत अधिक जंग लग गई थी, लेकिन जेल प्रहरी को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने डेस्क से हथौड़ा उठाया और डूडियन के पास चला गया। इतने दिन हो गए कि कीलें जंग खा गईं। दूसरे ने कील उठाए, उसने अपना सिर हिलाया और हंसा। चलो, उसे पकड़ो, हथौड़ा पकड़े हुए गार्ड ने कहा। कई अन्य लोग वहां गए और डूडियन को पकड़ लिया। हथौड़े वाले व्यक्ति ने डूडियन के कंधे से कुछ इंच नीचे स्पाइक की तेज धार लगा दी। उसने हथौड़ा उठाया और कील के सिरे पर प्रहार किया। कश, नुकीली कील डूडियन के मांस में घुस गई। दर्द क्या है? विशाल दीवार के बाहर उन्हें कई चोटों का अनुभव हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। धमाका, युवक ने अपना हथौड़ा उठाया और एक बार फिर कील पर प्रहार किया। डूडियन चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वह पीड़ा से चिल्लाया। डूडियन की चीखें सुनकर गार्ड मुस्कुराने लगे। कुछ समय के लिए यातना कक्ष से केवल शोकपूर्ण चीखें, साथ ही हथौड़े की मार की आवाज़ें गूंजती रहीं। दोनों स्पाइक्स डूडियन के कंधे के ब्लेड से कई इंच नीचे कीलों से ठोके गए थे। इस भयंकर दर्द में डूडियन को लगा कि वह पागल हो रहा है। उसने पाया कि दर्द के कारण उसका दिमाग कुछ भी याद नहीं रख पा रहा है। वह दुख, निराशा को याद करने के लिए अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। सब कुछ खत्म हो गया था, केवल दर्द था। जाहिर तौर पर गार्ड वहां रुकने वाला नहीं था। उन्होंने यातना देने वाले उपकरण उठाए और डूडियन के शरीर पर चोटें पहुंचाना जारी रखा। कुछ घंटों बाद गार्ड ने डूडियन के खून से लथपथ शरीर को गलियारे से नीचे एक परत तक खींच लिया। यहाँ हल्की रोशनी थी। दीवार पर पीले तेल के दीपक जल रहे थे। कोशिकाएं लोहे के खंभों से ढकी हुई थीं और एक दूसरे से भिन्न थीं। अरे, एक नवागंतुक, बेचारा छोटा लड़का, खून की गंधा, इतना छोटा। जी, मांस के इस छोटे से कोमल टुकड़े को देखो। अरे सर, कृपया इस छोटे आदमी को हमारे सेल में भेज दें। दोनों तरफ से उत्तेजित आवाजें आईं। कुछ लोगों ने सीटी बजा दी। डूडियन को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि वे क्या कह रहे थे, लेकिन कुछ भी समझ नहीं सका।
उसके कान के पास से एक आवाज़ गूंजी, हमारे छोटे से खुशहाल परिवार में आपका स्वागत है। ये वह क्षण था जब आवाज़ गूंजी कि डूडियन को लगा कि उसे ठंडी जमीन पर फेंक दिया गया है। उसका गाल फर्श से सटा हुआ था। जमीन की गंध उसकी नाक से चिपकी रही। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने फर्श पर पेशाब छिड़क दिया हो। अपनी साफ सफाई की आदत के कारण वह सहज ही अपना सिर उठाना चाहता था, लेकिन शरीर दर्द से भरा था और हिल नहीं पा रहा था। क्लिक करें, पिंजरे का दरवाज़ा बंद था। जेल प्रेरी मुस्कुराते हुए चले गए। अचानक उसने महसूस किया कि एक बड़ा हाथ उसके बालों को पकड़कर उसे ऊपर खींच रहा है। डूडियन की दृष्टि धुंधली थी क्योंकि वह मोटे चेहरे की सामान्य संरचना के अलावा विवरण नहीं देख सका। वह आदमी मुस्कुराते हुए उससे बोला, शैतान, तुमने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो तुम्हें यहाँ बंद किया गया है? हालांकि बहुत बढ़िया, महान। डूडियन ने हौंफते हुए कहा, मुझे निराश करो। आप क्या कहते हैं? मैं तुम्हें सुन नहीं सकता। मोटे आदमी ने जानबूझकर अपना कान डूडियन के मुंह की ओर झुका दिया। डूडियन हौंफने लगा लेकिन कुछ नहीं बोला। फैटी ने डूडियन को एक चटाई के बगल में रख दिया। फिर वह खड़ा हुआ और डूडियन के सामने अपनी पैंट खोल दी। डूडियन ने अनिच्छा से अपनी आंखें खोलीं और फैटी के निचले शरीर को देखा। वह समझ गया कि फैटी क्या करना चाहता है। उसका मस्तिष्क जाग गया लेकिन उसका शरीर दर्द में था। वह प्रतिक्रिया करना चाहता था लेकिन विशेष रूप से कीलों के कारण वह अपनी बाहों को हिला नहीं पा रहा था। फैटी ने देखा कि डूडियन ने अपनी आंखें खोल ली हैं और कहा, अब तुम्हारी बारी है, इसलिए इसका आनंद लो। डूडियन ने उसे घूर कर देखा। मैं गारंटी देता हूं कि अगर तुमने ये चीज़ मेरे मुंह में डालने की हिम्मत की तो तुम इसे खो दोगे। फैटी का चेहरा ठंडा था। अगर तुमने काटने की हिम्मत की तो मैं तुरंत तुम्हारा सिर तोड़ दूंगा। डूडियन ने उसे घूर कर देखा। मेरा विश्वास करो, जब मैं दर्द में होता हूं तो पहली प्रतिक्रिया मेरे दांत भींचने की होती है। अध्याय 143। डूडियन की बातें सुनकर फैटी का गला घोंट दिया गया। उसने किशोर की ओर झुकी हुई आंखों से देखते हुए व्यंग्य किया, मैं पहले तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा, फिर देखते हैं तुम कैसे काटते हो। डूडियन का चेहरा बदल गया। क्या आप स्तब्ध हैं? पास आओ और उसे पकड़ लो। पीछे मुड़ते ही फैटी चिल्लाया। पिंजरे के अंधेरे से कुछ आकृतियां बाहर आईं। जैसे ही वे करीब आए वे हंसे और उपहास किया। ये छोटा शैतान मजबूत होना चाहिए। जब हम उसके साथ खेलेंगे तो ये रोमांचक होने वाला है। संघर्ष मत करो बच्चे, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। बगल के पिंजरे से हंसी की फुहारें गूंज उठीं। उनमें से कुछ ने कहा, सुअर, कुछ भी ज्यादा मत करो। हम भी उसके साथ खेलना चाहते हैं। इतने कोमल चमड़े वाले मांस के टुकड़े का यहाँ आना दुर्लभ है। सस्ता सुअर भाग्यशाली है। अगर मुझे पता होता कि कोई नवागंतुक आएगा तो मैं 1 या 2 लोगों को मार देता ताकि उसे मेरी कोठरी में डाल दिया जाता। डूडियन ने निकट आ रहे आंकड़ों पर नजर डाली। वे पेशाब की गंध से लथपथ थे। उसका दिल मचल रहा था लेकिन उसने अपने दांत भींच लिए और खड़े होने के लिए संघर्ष करने लगा। थोड़ी सी कार्रवाई के बाद उनका शरीर लगभग अकड़ गया था। वह लगभग अपनी चेतना खोने वाला था। हालांकि आसपास की कोशिकाओं से और पास आते लोगों की हंसी से उसका दिल घबरा रहा था लेकिन गुस्सा भी आ रहा था। गहरी लाचारी और दुख था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और गुर्राया, मत आओ। जैसे ही उसकी दहाड़ गूंजी, इससे दूसरों की हंसी और भी बढ़ गई। उसकी रीढ़ पिंजरे को कसकर छू रही थी। वह भागना चाहता था लेकिन जाने की कोई जगह नहीं थी। हताशा क्या है, जानवरों का आमने सामने सामना करते हुए भी उनमें जीवित रहने की ललक थी। लेकिन इस समय निराशा उसकी हड्डियों में गहराई तक समा गई थी। इसी समय उनके करीब आ रही आकृतियों में से एक ने उनकी बांह और कंधे को पकड़ लिया। डूडियन इस तरह डरा हुआ था मानो वह कोने में कोई जानवर हो। वह गुस्से में गुर्राया और मुक्का मारने के लिए अपनी मुट्ठी उठाई। जैसे ही उसका हाथ उठाया गया, हथकड़ी की जंजीरें बजने लगीं। दर्द उसके कंधे के ब्लेड से फूटकर बाहर निकला जिससे वह लगभग बेहोश हो गया। टकराना। जिस दुबले पतले व्यक्ति ने उसकी बांह पकड़ ली थी, डूडियन की मुट्ठी उसकी छाती पर लगी। वह कुछ कदम पीछे हटा और लगभग गिरते गिरते बचा। वह दर्द से राहत पाने के लिए अपनी छाती रगड़ता रहा। अचानक हुए पलटवार से बाकी लोग एक पल के लिए ठिठक गए। उनके बगल की कोशिकाएं एक पल के लिए चुप हो गईं लेकिन बाद में हंसी की लहरें चलने लगीं। छोटे शैतान में थोड़ी ताकत है, तो चोट से लड़ने की ताकत है जी। सुअर, तुम्हारे आदमी बहुत कमज़ोर हैं। वे किसी बच्चे से लड़ भी नहीं सकते। उद्धरण चिन्ह। हा। फैटी और उसके लोगों के चेहरे बदसूरत हो गए क्योंकि उन्होंने अन्य कोशिकाओं से हंसी की आवाज़ें सुनी। धिक्कार है, इसकी पैंट उतारो, मैं इसे सुखा दूंगा। फैटी गुस्से में चिल्लाया। बाकी लोग तुरंत आगे बढ़े। डूडियन ने चिल्लाना शुरू कर दिया और बेतरतीब ढंग से मुंह के मारने शुरू कर दिए जब उसने देखा कि लोग फिर से उसके पास आने की कोशिश कर रहे हैं। वे एक पल के लिए रुके लेकिन साहसी लोगों में से एक ने डूडियन की मुट्ठी पकड़ने की कोशिश की। लेकिन एक स्पर्श के बाद ही उन्हें यह पता चल गया कि इस छोटे से बच्चे की शक्ति उनकी कल्पना से परे है। जैसे ही वह जल्दी से पीछे हट गया, उसका हाथ सुन्न हो गया।
फैटी ने देखा कि बाकी लोग डूडियन के करीब जाने से डर रहे थे, इसलिए उसने अवसर का लाभ उठाया और डूडियन की छाती पर लात मारने के लिए खुद उसके पास आया। धमाका! जैसे ही उसका शरीर पिंजरे के पिछले हिस्से से टकराया, डूडियन ने धीमी आवाज निकाली। फैटी डूडियन की छाती पर जोरदार लात मारने के लिए आगे बढ़ा, जबकि वह चिल्लाया, तुम जिद्दी हो रहे हो? ठीक है, फिर देखते हैं तुम कब तक जिद्दी बने रहोगे। हालांकि जैसे ही उसके पैर डूडियन से टकराने के लिए घूमे तो वह दर्द से चिल्लाने लगा, क्योंकि डूडियन ने एक खतरनाक जानवर की तरह उसके पैरों को लपेट लिया था और काट लिया था। फैटी अपने पैर को डूडियन की लपेट से बाहर निकालने की जल्दी में था, क्योंकि दूसरी तरफ के दांत उसके मांस को खींच रहे थे। दर्द और गुस्से में उसने डूडियन के सिर पर मारने के लिए अपनी मुट्ठियां उठाईं। फैटी के मुक्कों के कारण डूडियन लगभग बेहोश हो गया था, लेकिन उसके दिमाग में केवल एक ही विचार था, कभी भी नर्म मत होना, जीवित रहना होगा। धमाका! धमाका! फैटी ने देखा कि उसके मुक्कों का डूडियन पर कोई असर नहीं हुआ। तेज करो, मेरी मदद करो और उसे खींचो। फैटी दहाड़ते हुए दूसरों के पास आया, क्योंकि वह दर्द के कारण ठंडे पसीने से लथपथ था। दूसरे ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और डूडियन के हाथ और पैर खींचे। उनमें से एक इतना चतुर था कि डूडियन के घाव पर लात मार दी, जहां उसका मांस छलनी हो गया था। तेज दर्द के कारण डूडियन ने अपनी बाहें ढीली कर दीं। फैटी ने मौके का फायदा उठाया और अपने पैर पीछे खींच लिए। उसकी जांघ पर काटने के साफ निशान थे। डूडियन ने मांस लगभग काट लिया था। वह दर्द से कराह उठा और चटाई पर बैठ गया। वह अपने अनुचरों पर चिल्लाया, उसे मारो, गंभीर रूप से, मैं उसे मरवाना चाहता हूँ। जिन अन्य लोगों ने उसका आदेश सुना, उन्होंने तुरंत डूडियन को मुक्का मारना शुरू कर दिया। डूडियन को ऐसा लगा जैसे उसे मिक्सर फल ब्लेंडर में डाल दिया गया हो। उसके शरीर पर लगातार भूसे पड़ रहे थे। अगर मैं झुक जाऊं तो शायद अब दर्द नहीं होगा। उसके मन में एक विचार आया, विद्रोह मत करो, विरोध मत करो, वरना मर जाओगे। उसके मन में लगातार एक आवाज फुसफुसा रही थी। डूडियन को नहीं पता था कि मुक्का मारने का सिलसिला कितनी देर तक जारी रहा, लेकिन आखिरकार ऐसा लगा कि वे थक गए थे, क्योंकि उन्होंने उसे जोर से जमीन पर गिरा दिया था। लगातार भूसे बंद होने के बाद उसे लगा जैसे दुनिया शांत हो गई है। उसे राहत मिली और वह कुछ देर ऐसे ही लेटे रहना चाहता था। हालांकि दुनिया सुसंगत थी और उतनी अच्छी नहीं थी जितना उसने सोचा था। एक बार जब कोई व्यक्ति गिर जाता है तो उस पर कदम रखने वाला कोई न कोई तो होता ही है। हाथ उसकी कमर से ऐसे पकड़े हुए थे मानो कोई कमजोर रेत का थैला ले जा रहे हों। वह असमंजस में था, लेकिन समय रहते उसका दिमाग जाग गया। हालांकि वह देख नहीं सका, फिर भी उसे एहसास हुआ कि यह किस प्रकार की स्थिति थी। विद्रोह मत करो, ज्यादा दर्द नहीं होगा। उसके मन में एक आवाज गूंज रही थी, सहन करो। उसने सोचा कि भला वह ऐसा कुछ भी सहन कर सकता है, लेकिन अपने आप को त्यागने के बारे में क्या? उसके मन में अनेक विचार कौंधने लगे। वह फुफकारने लगा और छटपटाने लगा। उसने अपना बायां हाथ उठाया, पलटा और उसे आगे की ओर लहराया। धमाका! उसने छाया के पेट पर मुक्का मारा। हाथ ने तुरंत उसे पकड़ लिया। डूडियन खड़ा हो गया और अपनी मुट्ठी भींचकर दहाड़ने लगा। आहा हा हा! कोठरी में दहाड़ गूंज उठी। जिस व्यक्ति के पेट में चोट लगी थी वह दौड़कर डूडियन को पकड़ने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसने डूडियन की दहाड़ सुनी, वह रुक गया। ऐसा लग रहा था मानो किसी जानवर कबीले के सदस्य लड़ रहे हों। गूंजती दहाड़ ने उसे भयभीत कर दिया था। अन्य कोठरियों से आ रही हंसी दहाड़ की आवाज से दब गई। सभी लोग उस युवा और दुबले पतले बच्चे को देखकर उसके प्रति तिरस्कार भाव को दूर किए बिना नहीं रह सके। कोठरी में सन्नाटा छा गया। अध्याय 144। फैटी जो अपनी चोटिल जांघ को पकड़ रहा था, उसने शाप दिया, उसके पैर और हाथ तोड़ दो, उसे विकलांग बना दो। आह! देखते हैं फिर वह कैसे लड़ेगा। वह आदमी अपना पेट पकड़कर झिझकते हुए बोला, छोटा शैतान सामान्य लोगों के विपरीत बहुत मजबूत है। क्या हमें कुछ दिनों तक इंतजार करना चाहिए ताकि वह भूख से कमजोर हो जाए और बाद में उसे बर्बाद कर दे? फैटी ने गुस्से में भौहें चढ़ा लीं और शाप दिया, धिक्कार है, लानत है। उद्धरण चिन्ह। हालांकि उसे जोर से शाप दिया गया था, लेकिन उसने लोगों को डूडियन की घेराबंदी करने के लिए मजबूर नहीं किया। बाद वाले ने उसे सदमे में डाल दिया था। आमतौर पर कीलों से छेदा गया व्यक्ति एक मरे हुए और आज्ञाकारी कुत्ते की तरह होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे पहले कितने विद्रोही रहे होंगे, उनमें विरोध करने की कोई क्षमता या ताकत नहीं होगी। ये छोटा सा शैतान बहुत अजीब था। जब उसे कोठरी में फेंका गया तो उसके पास खड़े होने की ताकत नहीं थी, लेकिन अब उसने एक पागल जानवर की तरह व्यवहार किया। इसके अलावा उन्हें डूडियन की ताकत का प्रत्यक्ष अनुभव था। उसने सोचा कि अगर उस पर स्पाइक्स का इस्तेमाल नहीं किया गया तो शायद वह इस बच्चे का प्रतिद्वंद्वी ही नहीं होगा। उसे सांस लेने मत दो। ये छोटा शैतान एक शिकारी या कोई उच्च स्तरीय शूरवीर होना चाहिए। हालांकि फैटी का चेहरा बदसूरत था, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज था। अगले 24 घंटों तक उस पर बारी बारी से हमला करो। उसे सोने मत दो। मुझे नहीं लगता कि वह गिरेगा और टूटेगा नहीं। सुअर, इसे रोको। अगली कोठरी से आवाज गूंजी, बच्चे में अच्छी क्षमता है।
फैटी का चेहरा उदास हो गया। स्कार, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें चेहरा नहीं देना चाहता, लेकिन मैंने पहले ही बच्चे को नाराज कर दिया है। अगर वह कुछ दिनों के बाद बेहतर हो जाता है तो मेरे लिए कोई अच्छा भविष्य नहीं है। मुझे उसे खत्म कर देना चाहिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ वह तुम्हें बाद में उकसाएगा नहीं। हटे कट्टे युवक ने भौहें चढ़ा लीं। फैटी ने उपहास किया, जब वह ठीक हो जाएगा और अपना बदला लेना चाहेगा तो हो सकता है कि आप उसे रोक न सकें। ये निर्णय चर्चा के लिए खुला नहीं है। मुझे मनाना जारी न रखें क्योंकि मैं आपके खिलाफ नहीं होना चाहता। उस हटे कट्टे युवक का चेहरा उदास था क्योंकि उसने फैटी को गहराई से देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। तुम लोग चौंक क्यों रहे हो? मैंने कहा, उसे सांस लेने का मौका मत दो। फैटी गुस्से में दहाड़ उठा। दूसरा झिझका लेकिन फिर भी डूडियन को धमकाने के लिए तालवादक के रूप में आगे आया। वे उसे यथासंभव तनाव में रखना चाहते हैं। जब उसका शरीर कांप रहा था तो डूडियन ने उसके करीब आकर आकृतियों को देखा। पहले जब उसे प्रताड़ित किया गया था तो उसका काफी खून बह गया था। उसकी दृष्टि धुंधली थी। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और अपनी शारीरिक शक्ति बहाल होने की प्रतीक्षा करते हुए आक्रमण की मुद्रा बनाई। चतुर कैदी ने देखा कि डूडियन एक व्यर्थ खाली शेल्फ की तरह था। ए ने डूडियन को चकमा देने के लिए कुछ जानबूझकर पोज बनाए और अचानक लात से हमला कर दिया। डूडियन को पकड़ लिया गया और लात उसकी बांह पर लगी। परिणामस्वरूप वह जमीन पर गिर गया। इसे देखने वाले अन्य लोगों ने भी उसी तकनीक का उपयोग किया। वे लगातार हथकंडे अपनाते थे और कभी कभी अचानक हमले भी करते थे। ऐसा कई बार हुआ। चतुर व्यक्ति डूडियन की गर्दन पर लात मारने में कामयाब रहा। ऐसा लग रहा था कि डूडियन ने प्रतिरोध छोड़ दिया है। उसने अचानक अपना हाथ उठाया और उस व्यक्ति के पैर पकड़ लिए। उसने अपना दूसरा हाथ उठाया और अपने घुटने पर पटक दिया। कच हड्डी टूटने की आवाज गूंजी। दर्द से कराहते हुए चतुर युवक के मुंह से सुअर जैसी चीख निकली। दूसरों ने उसे जाने देने के लिए मजबूर करने के लिए डूडियन पर जल्दबाजी में हमला करना शुरू कर दिया। डूडियन ने धैर्य रखना जारी नहीं रखा और अपना हाथ ढीला कर लिया और पिंजरे के सामने अपनी पीठ झुका ली। उसने बड़ी बड़ी सांसें लीं। अपनी पिछली स्थिति की तुलना में वह मुश्किल से ही दर्द सहन कर पा रहा था। मानव प्रवृत्ति धीरे धीरे अनुकूल हो जाएगी। आह आह आह! अन्य लोगों ने डूडियन द्वारा घायल हुए व्यक्ति को पीछे खींच लिया। वह दर्द से चिल्ला रहा था। उसका पैर विपरीत दिशा में निकला हुआ था। जिस फैटी ने ये देखा उसका चेहरा बदल गया। उसने डूडियन की ओर देखा और ठंडे स्वर में बोला, अच्छा लड़का। दृढ़। डूडियन ने उसे घूरकर देखा और कुछ नहीं बोला। अन्य लोग उस युवक को उसके घायल पैर से निपटने में मदद करने लगे। वे हड्डियों को समायोजित कर रहे थे, इसलिए कुछ समय के लिए डूडियन को नजरअंदाज कर दिया गया। अन्य कक्षों से दृश्य की जांच करने वाले लोगों को पता था कि मनोरंजन समाप्त हो गया था। शो हो गया। ये सचमुच उबाऊ है। सुअर कूड़ा है जो एक बच्चे को नहीं संभाल सकता। उद्धरण चिन्ह। पिग्गी, अगर तुम बच्चे को नहीं मारोगे तो तुम ही मरोगे। उद्धरण चिन्ह। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि वह कितना दुष्ट है कि उसे इस उम्र में थॉर्न फ्लावर में फेंक दिया गया। फैटी ने अन्य कक्षों से आ रहे शब्दों को सुना लेकिन वह गुस्से में बाहर नहीं निकला। उसे उम्मीद नहीं थी कि नया बच्चा चालाकियों से भरा होगा। उसने इंतजार करना चुना। कुछ घंटों बाद दोनों गार्डों ने दरवाज़ा खोला और सीढ़ियों पर लकड़ी के 2 टुकड़े रख दिए। उन्होंने गाड़ी को नीचे लुढ़काया और उसे सैरगाह में धकेल दिया। ये खाने का समय है, कचरा। कोशिकाओं से आने वाली हंसी और शोर शांत हो गए। तत्काल जेल प्रहरियों की आवाज़ें गूंज उठीं। दूसरे जेलर ने काली रोटी का एक टुकड़ा निकाला और प्रत्येक पिंजरे में फेंक दिया। सर, आज हमारे पास कुछ कम लग रहा है, एक कैदी ने कहा। जेलर जो रोटी बांट रहा था पिंजरे की ओर झुक गया और बोला, अगली बार तुम्हें बहुत कम मिलेगा। जैसे ही कैदी ने अपना सिर हिलाया तो उसे कुछ एहसास हुआ। ये बहुत है, बहुत है। वह मुझे वापस दे दो। कोठरी की ओर आते ही जेल प्रहरी चिल्लाया। उस आदमी का चेहरा बदसूरत हो गया लेकिन फिर भी उसने रोटी उसके हाथ में दे दी। जेलर ने रोटी उठाई और फर्श पर थूक दिया। उसने उसे पिंजरे के बाहर जमीन पर फेंक दिया, अपने पैर का अंगूठा उठाया और उस पर जोर से पैर मारा। उसने तब तक आगे पीछे घुमाया जब तक कि रोटी चपटी न हो गई। जेल प्रहरी ने व्यंग्यपूर्वक कहा, कचरा। एक क्षण बाद गाड़ी डूडियन के पिंजरे के पास आए। जेल प्रहरियों में से एक ने डूडियन को देखा और पिंजरे के सामने झुक गया। छोटे शैतान की आदत ने उसे जीवित रखा है। सुअर तुम्हें ठंडा करने में सक्षम नहीं है। बोलते समय उनका लहजा आसान था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी पुराने परिचित से बात कर रहा हो। डूडियन का सिर झुका हुआ था और उसने कुछ नहीं कहा। दूसरे गार्ड ने डूडियन को देखा और मुस्कुराया। आज मैंने सुना है कि एक नया बच्चा आया है जिसने एक गार्ड को विकलांग बना दिया है। क्या ये वही छोटा बच्चा है जिसने ऐसा किया? पिछला गार्ड हंसा। हाँ, लेकिन वह अपनी मूर्खता के कारण दुर्भाग्यशाली था। क्या वह नहीं जानता था कि पहली चीज कीले ठोंकना है? वह 6 महीने तक बिस्तर पर पड़ा रहेगा और उसकी पत्नी अकेली हो जाएगी। उसकी बात सुनकर दूसरा गार्ड हंसा। जेल प्रहरी ने पीछे मुड़कर कहा, क्या आप एक तमाशा देखना चाहते हैं?
अन्य लोग जो अपने पिंजरों में काली रोटी खा रहे थे, उन्होंने जेल की बात सुनी और सिर उठाया। उनमें से एक ने आगे बढ़कर चिल्लाया, हाँ। अन्य कैदी भी पीछे नहीं रहे और तेजी से जवाब दिया। जेल ने सभी पिंजरों से आ रही गूंज को सुना। उसने कांच से 2 काली दाढ़ियां निकाली और डुडियन के पिंजरे की ओर देखा। चलो थोड़ा खेल खेलते हैं। पिग्गी, पिग्गी, तुम इस छोटे शैतान के विरुद्ध खेलने जा रही हो। जो जीतेगा उसे आज और कल के लिए 2 रोटी मिलेंगी। जो हारेगा वह मिट्टी खाएगा। अध्याय 145। जैसे ही उसने जेल की बात सुनी, फैटी का चेहरा बदल गया। वह पहले से ही डुडियन के आवंटित भोजन को लूटने और उसकी ताकत और भावना को खत्म करने के लिए दूसरों पर बारी बारी से हमला करने की योजना बना रहा था। हालांकि फैटी को उम्मीद नहीं थी कि जेल प्रेरी आज इतना असाधारण खेल लेकर आएंगे। फैटी की आंखों में निर्दयता थी। वह उन 2 नासमझ जेल प्रहरियों से तो क्या किसी जख्मी बच्चे से भी नहीं डरता था। आइए शुरू करें, जेल प्रेरी ने कहा। यदि आज कोई विजेता नहीं है तो आप दोनों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। फैटी ने एक गहरी सांस ली और धीरे से चटाई से उठ खड़ा हुआ। हालांकि उसके पैर में चोट लगी थी और दर्द हो रहा था, लेकिन जब असली लड़ाई का सामना करने की बात आई तो वह पीछे हटने में सक्षम हो गया। कदम दर कदम वह डुडियन की ओर बढ़ता गया। डुडियन एक लोहे के पिंजरे के सामने झुका हुआ था, जबकि उसका शरीर हल्के दर्द से भरा हुआ था। जब उसने फैटी को धीरे धीरे अपनी ओर आते देखा तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने जेल प्रेरी की ओर देखा। क्या मैं तौलिया फेंक सकता हूँ? जेल प्रेरी मुस्कुराया। छोटे आदमी, बेहतर होगा कि तुम मुझे निराश मत करो क्योंकि हर कोई हमें देख रहा है। चिंता मत करो, ये गुल्लक तुम्हें नहीं मार सकता। केवल हम ही हैं जो तय कर सकते हैं कि यहाँ कौन रहता है और कौन मरता है। फैटी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और मुस्कुराया। लड़के, तुम्हें दया की भीख मांगनी चाहिए। उस मामले में लाउजी तुम्हें थोड़ा कम मार सकता है। डुडियन ने आह भरी और बड़बड़ाया, दुर्भाग्य से मेरे पास तुम्हारे जैसी मूर्ख संतान नहीं है। तुम मौत चाहते हो। फैटी की आंखें गुस्से से भरी थीं, लेकिन डुडियन की बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह जानता था कि जेल में लोग दूसरों को चोट पहुंचाने वाली भूमिकाएं निभा सकते हैं। यह एक कठोर वातावरण था। उसने गहरी सांस ली और डुडियन के कंधे की चोट पर निशाना साधते हुए मुक्का मारा। यह एक बेहोशी थी क्योंकि फैटी ने अपनी बांह ढीली कर दी और अगले ही पल किक मारने के लिए अपना पैर उठाया। वाह! उसकी लात की गति और गति के कारण हवा में सीटी बजने लगी। डुडियन ने उसे ऐसे घूर कर देखा जैसे कोई बाघ अपने शिकार की प्रतीक्षा में बैठा हो। फैटी के पैर की ओर देखते हुए उसने अपनी भुजाएं थोड़ी ऊपर उठाईं। फैटी ने डुडियन को अपनी बाहें उठाते देखा तो उसने अपना पैर पीछे खींच लिया। यह एक और दिखावा था। डुडियन की भुजाएं भी गिर गईं। फैटी ने मन ही मन तिरस्कारपूर्वक व्यंग्य किया, तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? उसने फिर से अपना पैर उठाया। डुडियन ने फैटी को अपना पैर उठाते हुए देखा। उसने भी अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया। फैटी ने फिर अपना पैर पीछे खींच लिया। फैटी कुछ कदम चला और उसने अपना पैर उठाना जारी रखा और फिर से लड़खड़ाने लगा। लगातार 7-8 बार फैटी बना फिंट। उनमें से किसी को नहीं पता था कि दूसरा कब वास्तविक हमले के लिए जा रहा है। फिंट्स का लाभ डुडियन की शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का उपभोग करना था। फैटी धैर्यवान था। जब कोई व्यक्ति असुरक्षित और तैयार नहीं होता है तो सबसे अधिक नुकसान होता है। पिग्गी, क्या तुम लड़ना जानती हो? बच्चा बहुत छोटा है। पिग्गी, क्या तुम्हारे पास भी गेंदें हैं? अन्य कोशिकाओं के लोग फैटी का उपहास करने लगे, लेकिन उनके लिए मुख्य मुद्दा धूर्त फैटी को कोसना था। चूंकि वह एक घायल बच्चे के साथ व्यवहार करते समय बहुत चालाक हो रहा था, फैटी पर दूसरे के उपहास का कोई असर नहीं हुआ। हालांकि उसका चेहरा हताश था। अन्य कोशिकाओं में से लगभग सभी ने सोचा कि फैटी इस बार हमला करने वाला था। इसलिए जब उन्होंने एक और बेहोश देखा तो वे सभी ऊब गए और अपना आपा खो बैठे। उसने अपना पैर उठाया और लगातार 7 या 8 बार करतब दिखाया। प्रत्येक फैटी की हरकत के साथ डुडियन की सांसें और अधिक भारी हो गईं। वह फैटी के हमले से बचाव करने में बहुत आलसी लग रहा था क्योंकि उसने अपना हाथ भी नहीं उठाया था। फैटी ने फिर से अपने पिछले आसन के समान अपना पैर उठाया। उसकी आंखों में हत्या का छोटा सा इरादा उजागर हो गया था। सभी ने सोचा कि यह एक और दिखावा था। हालांकि इस बार ऐसा नहीं था क्योंकि किक सीधे डुडियन के कंधे पर लगी थी। डुडियन, जो इससे बाहर दिख रहा था, ने अचानक अपनी भुजाएं बिजली की तरह तेजी से उठाईं। उसने फैटी के पैर को सटीकता से पकड़ लिया जैसे कि वह एक बाज हो और उसके हाथ पंजे हों। जैसे ही उसने उसका पैर पकड़ा, उसने अचानक उसे लोहे के खंभों की ओर खींच लिया। जब डुडियन की भुजाएं पहले से ही लोहे के खंभों से बाहर थीं तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। अचानक हुए इस खिंचाव के कारण फैटी का पैर स्टील के खंभे से बाहर आ गया और उसका शरीर असंतुलित हो गया क्योंकि वह जमीन पर गिर गया। पहले उसकी बाहों पर कीलों की कील ठोंकने के कारण डुडियन को अपनी बाहें हिलाने पर दर्द हो रहा था। उसने दर्द सहने के लिए अपने दांत भींच लिए। अगले ही पल वह फैटी के शरीर पर कूद गया और उसके बाल पकड़ लिए।
मूल रूप से स्टील की कीलों को छेदने और उसके कंधे के ब्लेड के थोड़ा नीचे से निकाले जाने के कारण वह अपनी बाहों को हिलाने में सक्षम नहीं था। लेकिन डूडियन को पता चला कि वह अभी भी अपने बाएं हाथ से ताकत लगाने में सक्षम है, इसलिए वह बाएं हाथ की ताकत पर सबसे ज़्यादा भरोसा कर रहे थे। ठंडे क्रिस्टलों के अवशोषण के कारण उसके बाएं हाथ को स्पर्श या दर्द का एहसास नहीं हुआ। यद्यपि आंतरिक मांसपेशियों की गतिविधियों ने उनके कंधे के ब्लेड की चोट को प्रभावित किया, फिर भी बाएं हाथ में शक्ति थी। हालांकि वह जानता था कि उसे हर कीमत पर अवसर का लाभ उठाना होगा। उसने दर्द सहा और अपनी सारी शक्ति नष्ट कर दी। टकराना। डूडियन ने फैटी का सिर जमीन पर जोर से पटक दिया। वह लगभग फट गया और फैटी लगभग बेहोश हो गया। वैसे तो फैटी ने बहुत सारे बुरे काम किए थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसे बहुत बड़ा दर्द हुआ हो। डूडियन ने फैटी के बालों को पीसा और अपनी उंगलियां उसके चेहरे पर फिराईं। कश, जल्दी से आना। उसकी बाईं तर्जनी और मध्यमा उंगली एक ही समय में फैटी की आंखों में गहराई तक घुसी हुई थी। दोनों आंखें निचोड़ ली गईं। आह आह! फैटी चिल्लाते हुए पागल हो गया और लापरवाही से इधर उधर हाथ हिलाने लगा। टकराना। फैटी का मुक्का डूडियन के पार्श्व भाग पर लगा, जिससे यातना के कारण उसकी पिछली चोट प्रभावित हुई। डूडियन ने देखा कि उसने उसे सफलतापूर्वक अंधा कर दिया है, इसलिए उसने अपनी उंगलियां छोड़ दी और पीछे हट गया। अब उसके पास आक्रमण की पहल थी। अध्याय 146। अचानक हुए इस उलटफेर से हर कोई हैरान रह गया। फैटी फर्श पर पड़ा हुआ व्यर्थ चिल्ला रहा था क्योंकि उसकी आंखें भीगी हुई थीं। इससे हर कोई सहम गया। डूडियन पिंजरे के सामने झुक गया और उसने बड़ी बड़ी सांसें लीं। फैटी की शोकपूर्ण चीखें सुनकर उसने अपने शरीर से आने वाले दर्द को दबा दिया। जब डूडियन ने फैटी को देखा तो उसकी आंखों में जरा भी भावना नहीं थी। एक क्षण बाद फैटी ने अपनी पलकें बंद कर लीं। वह दर्द का थोड़ा आदी था। उसने अपने दिल से आने वाले डर का मुकाबला किया। उसने अपने हाथ उठाए और चारों ओर झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। उसे डर था कि डूडियन मौके का फायदा उठाकर उस पर हमला करने के लिए दौड़ेगा। इसके अलावा वह डूडियन पर कब्जा करना चाहता था। वह जानता था कि उसकी आंखें अंधी हो गई थीं और जेल में उसके लिए इसका क्या मतलब था। इसके अलावा इस पिंजरे में एक घायल बाघ भी था। बाहर आओ! फैटी गुस्से में गुर्राया। उसकी आंखों से खून उसके गालों तक टपक रहा था और उसकी छाती पर घने बालों तक गिर रहा था। डूडियन उसे मारना नहीं चाहता था, इसलिए वह चुपचाप फैटी को देखता रहा। यदि फैटी गलती से अपनी स्थिति की ओर आ रहा था तो वह चुपचाप लोहे के खंभे की ओर झुक जाता था और आवाज निकालने के लिए उंगलियों से टैप करता था। जिन कैदियों ने डूडियन की चालाक चाल देखी, उन्हें लगा कि अगर बच्चा फैटी का विरोध करता है और जीवित रहता है तो वह जेल में बाघ जैसा अस्तित्व बनने जा रहा है। आवाज सुनते ही फैटी दौड़ पड़ा। वह दहाड़ते हुए हाथ उठाया और जोरदार मुक्का मारा। डूडियन के बजाय उसने अपनी पूरी शक्ति से एक स्टील के स्तंभ पर प्रहार किया था। जैसे ही उसकी मुट्ठी लोहे के खंभे से छू गई, वह दर्द से फड़फड़ाने लगा। उसे डूडियन का हुलिया नहीं मिला और उसे पता चल गया कि उसे मूर्ख बनाया गया है। उसने दोबारा हंगामा नहीं किया बल्कि स्थिर खड़ा रहा। उसने पिंजरे के चारों ओर गतिविधि को प्रेरित करने के लिए अपनी श्रवण क्षमता पर भरोसा करने की कोशिश की। सुअर ईंधन भर रहा है। आह! तुम्हारे बाईं ओर गुल्लक, बाईं ओर। तुम अंधी हो पिग्गी। ओह, तुम अंधी हो। अन्य कोशिकाओं के लोगों ने फैटी के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई क्योंकि वे जानबूझकर जोर जोर से बोल रहे थे और हंस रहे थे ताकि फैटी के लिए डूडियन को ढूंढना मुश्किल हो जाए। वास्तव में डूडियन उसके दाहिनी ओर था। हालांकि कैदी जीवन के अलिखित नियमों के बारे में स्पष्ट थे। वे जानते थे कि अंधी आंखों के साथ फैटी के पास जीने की कोई संभावना नहीं है, विशेषकर तब जब उसने एक घायल युवा बाघ को नाराज किया था जो फैटी के समान पिंजरे में रह रहा था। अन्य कोशिकाओं के मनाए जाने और चिल्लाने से फैटी की सुनने की क्षमता गंभीर रूप से बाधित हो गई थी। वह गुस्से में गुर्राया, चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। ओह, पिग्गी बाघ को पकड़ना चाहता है। तुम्हारे पीछे, पिग्गी, तुम्हारे पीछे, पिग्गी, सावधान रहो। हर कोई फैटी का उपहास कर रहा था, विशेषकर जिन लोगों ने देखा कि फैटी उनकी बातों को सुन रहा है और उन पर प्रतिक्रिया दे रहा है। वे जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सके। डूडियन एक अंधेरे कोने के पास बैठा था। उसने फैटी की ओर देखा जो हंसी से घिरा हुआ था और अनजाने में पिंजरे के चारों ओर घूम रहा था। उसकी आंखों की ठंडक धीरे धीरे गायब हो गई। कहाँ है वह? फैटी अपने आदमियों के बारे में सोचते हुए गुर्राने लगा। उन कई लोगों ने उस स्थान की ओर देखा जहां डूडियन बैठा था। उन्होंने डूडियन को अपनी ओर देखते हुए भी देखा। डूडियन के बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा खून से लथपथ था, लेकिन वे ठंडी आंखें उनका शिकार कर रही थीं। एक होकर सभी ने चुप्पी साध ली। मजबूत शरीर वाले पुरुषों में से एक ने अपने दांत भींचकर चिल्लाया, बॉस, वह आपके बाईं ओर है, दीवार के करीब। फैटी बाईं ओर मुड़ा और डूडियन की दिशा में चला गया। डूडियन की आंखें ठंडी थीं क्योंकि वह अपने शरीर को उस मजबूत युवक की ओर खींच रहा था जिसने उसका स्थान लीक कर दिया था। यहाँ आओ, मेरे पास आओ। मजबूत शरीर वाले उस व्यक्ति के चेहरे पर डर की झलक थी जब उसने डूडियन को अपनी ओर भागते हुए देखा।
फैटी भी आवाज के स्रोत की ओर दौड़ पड़ा। डूडियन ने देखा कि अन्य लोग झिझक रहे थे और उसके खिलाफ सेना में शामिल होने वाले थे। डूडियन की आवाज गूंज उठी, क्या तुम लोग बर्बादी का अनुसरण करना चाहते हो? अगर तुम मरना नहीं चाहते तो पेशाब करो। डूडियन की बातें सुनने वाले अन्य लोग तुरंत उससे बचने के लिए चले गए। केवल वह हट्टा कट्टा युवक ही वहां खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा बदसूरत था। कमीने, अगर मालिक मर गया तो वह अंततः हमारे पीछे आएगा। वहां अन्य लोगों ने उसे सुना लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। युवक तुरंत उनकी मंशा समझ गया। डूडियन के साथ आमने सामने की भिड़ंत से बचने के लिए वह बाईं ओर भागते हुए अपने दिल में शाप दे रहा था। कोठरी बड़ी थी। हालांकि वह युवक शारीरिक रूप से स्वस्थ और मजबूत था, वह केवल एक साधारण नागरिक अपराधी था। इसलिए डूडियन ने उसे तुरंत एक कोने में धकेल दिया। बॉस, यहाँ बॉस, वह मेरे पीछे है। युवक भयभीत होकर रोने लगा। फैटी दहाड़ता हुआ ऊपर की ओर दौड़ा। डूडियन ने अपना बायां हाथ उठाया और धीरे धीरे युवक की ओर बढ़ा। मजबूत युवक पीछे हट रहा था, लेकिन उसने अपनी दिशा बदल ली और उसने अपनी मुट्ठी उठाई और डूडियन के कंधे के ब्लेड की ओर मुक्का मारा। डूडियन इसी पल के इंतजार में जानबूझकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसने युवक की कलाई पकड़ ली, उसे खींच लिया और फैटी की ओर मुड़ गया जो उनकी ओर दौड़ रहा था। मजबूत युवक ने कड़ा विरोध किया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से जो उसका गला घोंट रहा था वह स्टील की तरह मजबूत था। इसके अलावा डूडियन का सिर उससे छोटा था, जिससे वह भयभीत महसूस करता था। हालांकि मजबूत युवा ने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया दी। उसने डूडियन के दूसरे कंधे के ब्लेड पर हमला करने के लिए जल्दी से अपना हाथ उठाया। डूडियन रुकने वाला नहीं था, लेकिन वह अपना दाहिना हाथ उठाने में असमर्थ था। उसने देखा कि युवक बैठ गया है और फिर से हमला करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा युवक चिल्लाया, बॉस। फैटी उनके पास पहुंचा और मुक्का मारा। डूडियन ने वही रणनीति अपनाई जो उस मजबूत युवा ने कुछ सेकंड पहले इस्तेमाल की थी। टकराना। हष्ट-पुष्ट युवकों ने दीवार से टकराकर खून उगल दिया। उसके चेहरे पर दर्द था और उसने कहा, बॉस आपने मुझे मारा। वह नीचे बैठ गया। फैटी बैठ गया और डूडियन को पकड़ने के लिए अपनी भुजाएं लहराईं। हालांकि डूडियन बहुत पहले ही लुढ़क चुका था। वह एक बिल्ली के समान था क्योंकि वह चुपचाप दूसरी जगह पहुंच गया था। फैटी ने हाथ हिलाया लेकिन डूडियन को नहीं पाया। वह गुस्से में चिल्लाया, वह कहाँ गया? फैटी की चपेट में आया युवक उसे समझाइश देते हुए इधर उधर भागने लगा। डूडियन बेहद उदास था क्योंकि उसने खुद को फैटी के चंगुल से छुपाने के लिए दिशा बदल ली थी। उसके शरीर में दर्द हो रहा था और पैर कांप रहे थे। जिन अन्य लोगों ने उस युवक को देखा जो गलती से फैटी की चपेट में आ गया था, वे भी कोठरी के चारों ओर भागने लगे। इन पदचापों ने फैटी की सुनने की क्षमता को गंभीर रूप से बाधित कर दिया। फैटी अधीर हो रहा था क्योंकि उसे अभी तक डूडियन नहीं मिला था। वह अचानक दहाड़ा और हटे कट्टे युवक की ओर मुड़ा। क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो? क्या तुम मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हो? उसने अपनी मुट्ठी उठाई और मुक्का मारा। हट्टा कट्टा युवक घबराहट में चिल्लाया, नहीं मालिक, मैंने नहीं किया। टकराना, टकराना। फैटी की एक मुक्का युवक की नाक पर लगी जबकि दूसरी उसके सिर पर लगी। युवक मौके पर ही बेहोश हो गया। जिन अन्य लोगों ने ये देखा वे आवाज करने के डर से रुक गए। अल्पविराम, अल्पविराम। अध्याय 147। अच्छा, तुमने अच्छा किया, जेल प्रेरी ने कहा। सस्पेंस खत्म होते ही उसने अपने कंधे उचकाए। उसने काली रोटी के 2 टुकड़े पिंजरे में फेंके और डूडियन से कहा, खाओ छोटे। डूडियन को राहत मिली और वह रोटी के टुकड़े चुनने के लिए जाने वाला था। फैटी जोर से दहाड़ा और जेल प्रेरी की आवाज पर दौड़ पड़ा। उसने अंधाधुंध जमीन को छुआ और रोटी के 2 टुकड़े उठाकर मुंह में भर लिए। अरे, ये सुअर का बच्चा! जेल प्रेरी क्रोध से चिल्लाया। गार्ड की चिल्लाहट की परवाह किए बिना फैटी ने बेताबी से रोटी अपने मुंह में भर ली। जैसे ही एक गार्ड ने चाबी निकाली और पिंजरा खोला तो वह क्रोधित हो गया। उसने गाड़ी से एक यातना छड़ी निकाली और पिंजरे में चला गया। उसने फैटी को पीठ और सिर पर बुरी तरह पीटा। गुस्सा उसके सिर पर उतर आया था, इसलिए गार्ड को घातक बातों की परवाह नहीं थी। फैटी दर्द से चिल्लाया क्योंकि उसने गार्ड की पहुंच से बाहर भागने के लिए पीछे की ओर जाने की सख्त कोशिश की। जब तक हम तुम्हें खाने न दें, तुम खा नहीं सकते। दोनों गार्ड गुस्से में थे क्योंकि उन्होंने फैटी के चेहरे और छाती पर लात मारी। पिंजरे में मौजूद अन्य लोग चुप थे क्योंकि उन्होंने गार्ड को फैटी को पीटते देखा था। उन्होंने गार्ड के करीब जाने की हिम्मत नहीं की। जेल में रक्षक सर्वोच्च प्राणी थे जो जीवन और मृत्यु की रस्सियां पकड़ते थे। 2 गार्डों द्वारा लगातार पिटाई के बाद फैटी चिल्लाया और दर्द से चिल्लाया, मुझमें हिम्मत नहीं है। दया, दया प्रभु। हालांकि गार्ड नहीं रुके क्योंकि फैटी गिड़गिड़ा रहा था। वे तब तक लात मारते रहे जब तक कि फैटी का शरीर खून से लथपथ न हो गया। उन दोनों ने उसके चेहरे पर थूका, मुड़े और कोठरी से बाहर चले गए। डूडियन ने देखा कि रोटी का एक टूटा हुआ टुकड़ा जमीन पर पड़ा हुआ था। वह दोनों गार्डों से बात करना चाहता था लेकिन झिझक गया और कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप गया और जमीन पर जो टुकड़ा था उसे उठा लिया।
उसने उसे कुचल दिया और थोड़ा थोड़ा करके चबाने लगा। उन्होंने हिरासत केंद्र में 6 या 7 दिनों तक खाना नहीं खाया था। वह बहुत थका हुआ था और लगभग 1 सप्ताह में यह उसका पहला भोजन था। जेल प्रहरी ने ट्रॉली को धक्का दिया और अन्य कोठरियों में दूसरों को भोजन वितरित करना जारी रखा। खत्म होने के बाद दोनों ने बातचीत करते हुए और हंसते हुए खाली गाड़ी को पीछे धकेल दिया। जब कैदियों ने गार्डों को भुना हुआ चिकन, स्टेक और फोई ग्रास के बारे में बात करते सुना तो उन्होंने अपनी लार निगल ली। चारों ओर सन्नाटा था क्योंकि हर कोई उस रोटी को जितनी जल्दी हो सके खाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था जो उन्होंने पकड़ी थी। बाद में वे धीमे स्वर में बातें करने लगे। वे दृश्यों, अपने अतीत आदि के बारे में बात करेंगे। डूडियन ने चुपचाप रोटी का टुकड़ा खा लिया। शिकारी के कारण उसके पेट में जो जलन हो रही थी वह कुछ शांत हो गई। उनके शरीर में भी कुछ ताकत आ गई। हालांकि जो पतली रोटी का टुकड़ा मिला वह उसका पेट भरने के लिए पर्याप्त नहीं था। वह इतने समय से भूखा था कि ज़्यादा खाने से उसके पेट में दर्द हो सकता था। यह उसके लिए रोटी के टुकड़े को पचाने के लिए पर्याप्त था। डूडियन ने पिंजरे के सामने झुकते हुए आराम करने और ताकत बहाल करने के लिए अपनी आंखें आधी बंद कर लीं। अन्य लोगों ने डूडियन और फैटी को ध्यान से देखा जो लेटते समय करा रहा था। सिर्फ डूडियन ही नहीं बल्कि इस जेल में आने वाले हर अपराधी को कीलों से छेदा जाता था। ये वह उपचार था जिससे हर कोई गुजरा था। फर्क सिर्फ इतना था कि कीले ठोंकने के बाद डूडियन की तरह किसी की घेराबंदी नहीं की जाती थी। उन्हें स्वस्थ होने का समय मिलेगा। लड़का, तुमने यहाँ आने के लिए क्या किया है? हाँ, इसके बारे में बात करो। दूसरे पिंजरे से आवाज़ गूंजी। एक अन्य कैदी दूसरे पिंजरे से बोला, हाँ, आप हमारे खुशहाल छोटे परिवार में शामिल हो गए हैं लेकिन अभी तक अपना परिचय नहीं दिया है। डूडियन ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और इन लोगों पर ठंडी नज़र डाली। मैं तुम्हारी तरह कचरा नहीं हूँ। मैंने कोई अपराध नहीं किया है। डूडियन का जवाब सुनते ही अन्य पिंजरों से हंसी गूंज उठी। छोटे लड़के, क्या तुम कह रहे हो कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है? ठीक है, हाँ, हम सभी निर्दोष हैं। यहाँ एक भी अपराधी नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, किसके साथ अन्याय नहीं हुआ? डूडियन के शब्दों पर विभिन्न पिंजरों से अचानक प्रतिक्रिया आने लगी। डूडियन ने भौहें सिकोड़ लीं लेकिन कुछ नहीं कहा। उन्होंने आंखें मूंद लीं। डूडियन ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और अपने एक सेल साथी को देखा जो चुपचाप उसके करीब आ रहा था। वह व्यक्ति रुका और डूडियन की ओर देखने लगा। मैंने तुम्हें नाराज नहीं किया। मैं यहाँ बचा हुआ खाना ढूंढने आया हूँ। उसने सोच समझकर जमीन से रोटी के टुकड़े उठाए। उसने देखा कि डूडियन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो उसने धीरे से उन्हें अपने मुंह में डाल दिया। डूडियन ने यह दृश्य देखा और महसूस किया कि क्या हो रहा था। उसने कुछ नहीं कहा और आराम करने के लिए अपनी आंखें आधी बंद कर लीं। शाम को 2 गार्डों ने फिर से गाड़ी को धक्का दिया और सैरगाह में प्रवेश किया। उनमें से एक फुसफुसाया, आज हमने एक लाभ जोड़ने का फैसला किया है। हमारे पास स्टेक है। कौन स्टेक चाहता है? गार्ड की बातें सुनते ही खामोश कोठरियां कोलाहल में बदल गईं। मैं चाहता हूँ। मुझे दे दो महामहिम, मुझे दे दो। इतनी गर्मजोशी भरी प्रतिक्रिया देखकर गार्ड संतुष्ट हो गया। उसने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और उदास स्वर में बोला, बहुत सारे लोग हैं जो स्टेक चाहते हैं। हम पुराने नियमों के साथ जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि क्या करना है? गार्ड द्वारा शब्द कहने के बाद प्रत्येक कोशिका की प्रतिक्रिया समाप्त हो गई। डूडियन पिंजरे के सामने झुक गया और चुपचाप देखता रहा। उसने देखा कि उसके बगल वाले पिंजरे से 2 लोग कह रहे हैं, मुझे चाहिए। दोनों गार्डों ने उनकी ओर ऐसे देखा मानो वे परिणामों से असंतुष्ट हों। केवल 2 लोग। ऐसा लगता है कि बाकी लोग बहुत अच्छा खा रहे हैं। उन्होंने देखा कि अन्य पिंजरों से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। फिर तुम इसे पकड़ लो। उन्होंने पिंजरे के ताले खोल दिए। वहां 2 कैदी थे। उनमें से एक स्कार था जिसने पहले डूडियन के लिए बात की थी। निशान, वह मेरा है। एक सुनहरे बालों वाला युवक भी बाहर आया। स्कार ने उपहास किया, प्रत्येक की क्षमता के अनुसार। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई उसने मुक्का मार दिया। डूडियन ने देखा जैसे वे लड़ रहे थे। करीब कुछ ही मिनटों में दोनों अलग हो गए और स्कार ने लड़ाई जीत ली। उसके चेहरे के कुछ हिस्से लाल और सूजे हुए थे। उन्होंने हाँफते हुए कहा, मैं जीत गया। मुझे पता है। गार्ड ने स्टेक वितरित किया। स्कार का हाथ स्टेक तक पहुंचने और पकड़ने ही वाला था कि गार्ड ने उसे छोड़ दिया और स्टेक अचानक जमीन पर गिर गया। डूडियन ने देखा कि स्टेक पर काटने के निशानों की कुछ पंक्तियां थीं। ये स्पष्टतः बचा हुआ था। गार्ड ने उपहास किया, झगड़े बदतर होते जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मुझे नहीं पता कि आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं? स्कार का चेहरा थोड़ा बदल गया। हम कैसे हिम्मत करेंगे? मैं गार्ड द्वारा उसे ले जाने और उसकी त्वचा की परत को छीलने का इंतजार नहीं कर सकता। गार्ड ने व्यंग्यपूर्वक कहा, यही तो आपने कहा था। स्कार की अभिव्यक्ति वैसी ही थी जैसी उसने गार्ड की बात सुनी थी। वह गोरा जिसे पीटा गया था और जमीन पर पड़ा हुआ था। स्कार पर दहाड़ा, धिक्कार है तुम जानवर। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। स्कार ने स्टेक उठाया और पिंजरे में बंद कर दिया गया। गार्ड ने गाड़ी को धक्का दिया और रोटी पहुंचा दी।
बाद में वापस लौटते समय उन्होंने उस गोरे को उठाया और चले गए। गलियारे की भारी हवा से राहत मिली क्योंकि गलियारे के अंत से दरवाजों के बंद होने की आवाज़ गूंज रही थी। ये दो लानत जानवर, अशुभ जिन। डूडियन ने पिंजरे के दरवाजे पर छोड़े गए रोटी के 4 टुकड़े उठा लिए। उसने पीछे मुड़कर गहरी भूखी आंखों से देखा, कौन आकर उन्हें पकड़ना चाहेगा। उन सभी ने देखा कि डूडियन ने रोटी उठा ली है। उन्होंने सुसंगत रूप से सिर हिलाया। उनमें से एक ने चापलूसी भरे स्वर में कहा, भविष्य में आप हमारे बॉस होंगे। हम आपकी सभी आज्ञाओं का पालन करेंगे। डूडियन इस जेल में जीवित रहने के नियम को समझ रहा था। उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसने रोटी के 2 टुकड़े खा लिए और बाकी 2 टुकड़े आधी रात के बाद खाने के लिए रख दिए। दूसरों ने ईर्ष्या से उसकी ओर देखा, लेकिन रोटी छीनने के लिए आगे आने की हिम्मत नहीं की। वे केवल डूडियन को खुश करना जारी रख सकते थे। डूडियन उदासीन था। वह समझ रहा था कि वास्तविक शक्ति का मतलब क्या है। इस समय डूडियन ने देखा कि स्कार जो अगले पिंजरे में था उसने स्टेक नहीं खाया बल्कि उसकी बाहों में छिप गया। वह स्टेक की इच्छा किए बिना नहीं रह सका। स्कार ने डूडियन की आंखों पर ध्यान दिया। वह मुस्कुराया, छोटे लड़के, बड़े लड़के मुझे स्कार कहते हैं। मैं तुम्हें क्या कहूँ? डीन, डूडियन ने उत्तर दिया। उसने उस आदमी के पिछले शब्द सुने थे जब उसने उसे बचाने की कोशिश की थी, इसलिए डूडियन के मन में उसके प्रति दुर्भावना नहीं थी। स्कार ने सिर हिलाया। आप मजिस्ट्रेट से शिकारी या शूरवीर हुआ करते थे। आप प्रकाश के शूरवीर नहीं हैं, है ना? डूडियन ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और कोई जवाब नहीं दिया। स्कार को एहसास हुआ कि डूडियन विवरण में नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। आप खाना क्यों नहीं खा रहे? डूडियन ने पूछा। स्कार को पता था कि डूडियन का क्या मतलब है। उसने आह भरते हुए कहा, जिनकी हालत अब बहुत खराब है। मैं इसे उस पर छोड़ दूंगा। डूडियन को पता था कि जिन कहकर वह सुनहरे बालों वाली जवानी का जिक्र कर रहा था। क्या आप अभिनय कर रहे थे? स्कार ने उसकी ओर देखा और एक क्षण के लिए विचार किया। बाद में उन्होंने सिर हिलाया। हाँ, दयालु हृदय से ये कमीने कभी कभार हमें कुछ अच्छा दे देते हैं, लेकिन हर बार वे हमें एक दूसरे को मारते हुए देखना चाहते हैं। इसलिए हम साथ खेलते हैं। ये चोट के लायक है। मूल रूप से यह मेरा होगा, लेकिन ये जिनको चुभन है, इसलिए मैं उन्हें मुआवजे के रूप में देने जा रहा हूँ। डूडियन ने दूसरी कोठरी की ओर देखा और कहा, क्या बाकी लोग सहमत हैं? स्कार ने सिर हिलाया। अगर कोई नहीं आया तो वे हमारा सारा खाना काट लेंगे, इसलिए हमें उनकी इच्छा के अनुसार खेलना चाहिए। उसकी बातें सुनकर डूडियन चुप हो गया। 1 घंटे से अधिक समय के बाद दोनों गार्डों द्वारा खून को वापस खींच लिया गया। उसके शरीर से खून टपक रहा था। उसे उसके संबंधित पिंजरे में डाल दिया गया, जहां वह आधे दिन तक बिना हिले डुले जमीन पर पड़ा रहा। गार्ड के जाने के बाद स्कार 2 बार चिल्लाया, जिन जिन, ये देखने के लिए कि क्या वह प्रतिक्रिया दे सकता है। गोरे ने अपना सिर हिलाया, लेकिन स्कार ने कहा, तुम इसे लो और खाओ। तुम्हें आज कष्ट हुआ। कुछ अन्य लोगों ने गोरी को उठने में मदद की। वह कठिनाई से बोला, एक दिन मैं उन्हें भुगतान कर दूंगा। स्कार ने उसकी ओर देखा, आह भरी और सिर हिलाया। पलक झपकते ही आधी रात आ गई। डूडियन ने बाकी 2 रोटियां खा लीं और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। ज़्यादा समय नहीं लगा जब उसे बहुत हल्की आवाज़ महसूस हुई। उसने आंखें खोलीं और देखा कि पिछला आदमी रोटी के टुकड़े उठा रहा है। वह आदमी डर के मारे उछल पड़ा जैसे ही उसने देखा कि डूडियन ने अपनी आंखें खोलीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि डूडियन द्वारा इतनी छोटी हरकत का पता लगाया जाएगा। उन्होंने तुरंत समझाया और माफ़ी मांगी। डूडियन ने कुछ नहीं कहा और अपनी आंखें बंद कर लीं। अगले दिन डूडियन को लगा कि दर्द काफ़ी कम हो गया है। घाव का निशान काफ़ी लंबा है। जिस हिस्से में कील चुभी थी वह हिस्सा अभी भी सुस्त था, हल्का सा अलसा था। हालांकि आसपास कोई चाकू या प्राथमिक चिकित्सा किट नहीं थी। वह घाव को ढकने के लिए केवल अपनी लार का उपयोग कर सकता था। दिन में 2 बार भोजन मिलता था, एक दोपहर को और दूसरा रात को। दोपहर को वे 3 रोटियां देते थे। ये सभी डूडियन के लिए विशिष्ट नहीं थे। 2 तो उसने खा लिए और बाकी 1 को दूसरों के लिए फेंक दिया। आखिर कुत्ता भूख के मारे दीवार फांदेगा। वह चाहता था कि उसकी चोटें ठीक हो जाएं, न कि उन्हें छिन भिन कर दें। हालांकि उसने देखा कि अन्य लोग रोटी के टुकड़े के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे थे, बल्कि प्रत्येक ने एक छोटा टुकड़ा साझा किया। डूडियन समझ गया कि यहाँ कोई भी विश्वास के लायक नहीं है, लेकिन उन्हें जीवित रहने की अनुमति देने के लिए एक दूसरे के बीच एक मौन समझ बनी हुई थी, जैसे स्कार और जिनके बीच। जेल के बाकी हिस्से भी इसी तरह संचालित होते थे। यदि आपने मौन समझ को तोड़ दिया तो आप फैटी की तरह मरने के लिए बाध्य थे। जेल प्रहरियों ने फैटी को गंभीर रूप से घायल कर दिया था और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। कोई इलाज नहीं होगा और चोट का मतलब है कि उसकी स्थिति तेजी से गिर जाएगी। जब तक वह डूडियन की तरह नहीं था, अगर वह घायल होने पर भी दूसरों को दबा सकता था। अध्याय 148। अगली रात तक फैटी धीरे धीरे जाग गया। फैटी कराह उठा क्योंकि उसके शरीर में अत्यधिक दर्द हो रहा था।
विशेष रूप से गार्डों ने उन स्थानों पर लात मारी थी जहां उसे कीलों से ठोका गया था। इस समय उसका शरीर इतना नर्म और कमजोर हो गया था कि उसमें उठने की ताकत नहीं रही। वह गुस्से में गुर्राया, मैं तुम सबको मार डालूंगा, आओ और मदद करो। डुडियन की ओर देखते ही अन्य लोग वापस कोने में सिकुड़ गए। यहाँ तक कि डुडियन के पिछले अनुस्मारक के बाद पुराने मजबूत युवाओं ने भी फैटी की मदद करने की हिम्मत नहीं की। फैटी कई बार दहाड़ा लेकिन देखा कि किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके हृदय में घबराहट और दुख था। वह क्रोधित था लेकिन वह समझ गया कि उसे त्याग दिया गया है। कोई भी अंधे बाघ का साथ नहीं देगा। इसके अलावा फैटी के जिन और स्कार के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, जिनकी जेल में ऊंची प्रतिष्ठा थी। अधिकांश प्रकोष्ठ नेताओं ने उनके प्रति सम्मान प्रकट किया, इसलिए जब सेल नेता घायल हो जाते थे तब भी वे उनका समर्थन करते थे और कोई भी सेल नेताओं को धमकाने की हिम्मत नहीं करता था। अकेलापन, बेबसी, निराशा, अंधेरा। उसे याद आया कि पहली बार उसे जेल में डाला गया था, जो कुछ ही समय पहले हुआ था। वह उल्लंघन कर रो रहा था, हालांकि वह यहाँ सीढ़ी चढ़ने में सफल रहे। अब वह फिर से गिर गया। डुडियन ने चुपचाप उसकी ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। एक क्षण बाद रात का खाना परोसा गया और जेलर ने रोटी के 4 टुकड़े उनकी कोठरी में फेंक दिए। डुडियन ने उन्हें उठाया। फैटी ने आवाज़ सुनी और रेंगकर ऊपर आया, लेकिन वह रोटी छीनने के लिए नहीं दौड़ा, बल्कि डुडियन की ओर झुका और विनती की, मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। तुम मेरे मालिक हो, मैं अब तुम्हारे आदमियों में से एक हूँ। कृपया मुझसे नफरत मत करो। डुडियन ने अपनी स्थिति के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा जो उलट गया था, लेकिन उसने सोचा कि फैटी हताश जवाबी हमला करेगा, इसलिए वह एक पल के लिए चुप हो गया और फिर उसने अन्य साथियों की ओर देखा। क्या आपको लगता है कि मुझे उसे माफ़ कर देना चाहिए? बाकी लोग कोने में एक चटाई के ऊपर बैठे डुडियन के हाथों में रोटी देख रहे थे। उनमें से एक ने डुडियन के प्रश्न का अस्थायी उत्तर दिया, बॉस, आपको उसे माफ़ कर देना चाहिए। हम सभी को जेल द्वारा काम करने के लिए नियुक्त किया गया है। यदि वह बर्बाद हो गया तो हमें नुकसान होगा क्योंकि उसके साथ काम करने के लिए कम लोग होंगे। डुडियन ने सिर हिलाया और दोनों जेल प्रहरियों के चले जाने तक इंतजार किया। उसने कहा, उसकी एक भुजा और उसका तीसरा पैर नष्ट कर दो। डुडियन का आदेश सुनकर अन्य लोग आश्चर्यचकित रह गए। जमीन पर लेटते ही फैटी का चेहरा बदल गया। उसने अपनी उंगलियां कसकर भींच लीं, लेकिन उन्हें ढीला करते हुए निवेदन किया, बड़े भाई, वे सही कह रहे हैं। हमारे पास काम करने के लिए 1 सप्ताह है। अगर मेरा हाथ नष्ट हो गया तो मैं बेकार हो जाऊंगा। काम दूसरों को भी समान रूप से करना होगा, इसलिए आपको भी कष्ट होगा। डुडियन ने चुपचाप उसकी ओर देखा, क्या आपको लगता है कि मुझे व्यक्तिगत रूप से काम में शामिल होने की ज़रूरत है? फैटी स्तब्ध रह गया। दूसरों के चेहरे भी बदल गए। वे डुडियन के शब्दों के पीछे का अर्थ जानते थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके बॉस के बदलने के बाद भी उनकी स्थितियां वैसी ही रहेंगी। डुडियन ने दूसरों की ओर देखा, कोई भी हिलना नहीं चाहता। बाकी लोगों ने चुप्पी साध ली। डुडियन ने काली रोटी के 2 टुकड़े निकाले, आज्ञाकारी कौन होगा? वह वही तरकीब अपना रहा था जो जेल के सिपाही ने अपनाई थी। सेल के बाकी साथी चौंक गए। उनमें से एक आखिरकार आगे आया, मैं कर सकता हूं लेकिन मुझे उसे मारने से डर लगता है। डुडियन ने फैटी की ओर देखा, मुझे विश्वास है कि आप इतने चतुर हैं कि विरोध नहीं कर सकते, अन्यथा मुझे 1 से अधिक हाथ काटने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि यहाँ नियम बहुत सरल हैं। मुझे बस आपको मारना नहीं है, इसलिए थोड़ी सी यातना जेल गार्ड की नज़र में कुछ भी नहीं होनी चाहिए। फैटी ने डुडियन का थोड़ा यातनापूर्ण बयान सुना। गुस्से से उसका शरीर कांपने लगा, लेकिन वह डर भी रहा था, क्योंकि वह जानता था कि डुडियन ने जो कहा है वह बिल्कुल सही है। जब तक कोई हत्या नहीं हुई थी, जेल प्रहरियों को कुत्तों का काटना पसंद था। डुडियन ने रोटी खाना शुरू किया और कहा, आइए प्रदर्शन शुरू करें। बाकी लोगों ने डुडियन को काली रोटी चबाते हुए देखा। उन्होंने अपने दांत भींच लिए और अपने आप को चर्बी से घेर लिया। अन्य कक्षों के कैदियों ने भी स्थिति देखी, लेकिन यह एक दुर्लभ, बिना हंसी वाला दृश्य था। हर किसी को ठंड का एहसास हुआ। उन्होंने कई ऐसे शातिर अपराधी देखे थे जो बुरे काम करते समय पलक नहीं झपकाते थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा था जिसके मन में थोड़ी सी भी नफरत या हत्या का इरादा न हो, बल्कि शुद्ध प्रतिशोध के लिए जाते समय शांति हो। ये शांति ही थी जिसने लोगों को उनके बारे में एक खतरनाक व्यक्ति के रूप में सोचने पर मजबूर कर दिया। जेल में चीखें और क्रोध भरी दहाड़ें गूंज उठीं। ध्वनि तरंगे पिंजरे में हलचल मचाने लगीं और बेरहमी से नीचे गिर पड़ीं। डुडियन ने चुपचाप दृश्य देखते हुए काली रोटी खा ली। अत्याचार के बाद फैटी नीचे पड़ा हुआ था क्योंकि उसके क्रोध से खून बह रहा था और उसका बायां हाथ टूट गया था। शो खत्म हो गया था और बाकी लोग डुडियन के हाथ में काली रोटी देख रहे थे। डुडियन ने काली रोटी को बाहर फेंकने के अलावा कुछ नहीं कहा। उनमें से एक ने तुरंत रोटी उठाई और जल्दी से उन दोनों के बीच बांट ली। दिन प्रतिदिन कैदी मूर्ख नहीं थे।
डूडियन के शुरुआती संघर्ष से उन्होंने देख लिया था कि वह कोई सामान्य नागरिक नहीं था, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति था जिसकी ताकत सामान्य सैनिकों से बेहतर थी। आखिरकार, क्रोध पर भरोसा करके आप अत्यधिक ताकत से बाहर नहीं निकल सकते। उन्होंने बहुत से लोगों को क्रोध और निराशा में संघर्ष करते देखा है, लेकिन अंततः वे फिर भी अपने जिद्दी सिरों को जमीन पर दबाए रहते हैं। पूर्ण शक्ति का सामना करते समय क्रोध कुछ भी नहीं था, इसका जरा भी असर नहीं हुआ। एकमात्र चीज जो बदलेगी वह ये थी कि व्यक्ति अंत तक अधिक दुखी दिखाई देगा। इन दिनों डूडियन कभी कभार स्कार से बातचीत करते थे। उसे पता चला कि यह कारागार झील के तल पर स्थित है। कुल 3 मंजिलें थीं। वे पहली मंजिल पर थे जो जेल के उस हिस्से का प्रतिनिधित्व करता था जिसमें सबसे कमजोर अपराधी थे। अपराधियों को उनके द्वारा बाहर किए गए अपराधों के अनुसार मंजिलों पर वितरित किया गया था। उदाहरण के लिए, डूडियन जिसने चोरी की थी, स्वाभाविक रूप से सबसे कमजोर श्रेणी का था। पिछले कुछ दिनों में डूडियन को यह भी पता चला कि फैटी बाहरी दुनिया का एक अमीर आदमी है। उसका अपराध यह था कि उसने एक कुलीन लड़की के साथ बलात्कार करने की कोशिश की थी। हालांकि अपनी समृद्ध पहचान के कारण उन्हें काले बाजार में भगवान का आशीर्वाद खरीदने का मौका मिला। इसने उसे सामान्य कैदियों से अधिक मजबूत बना दिया। वह मेहतर के समान स्तर का था। यहीं पर डूडियन को समझ आया कि सार्वजनिक रूप से भगवान के आशीर्वाद को पवित्र वस्तु के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसे काले बाजार में खरीदा जा सकता है। अध्याय 149। अधिकांश कैदी या तो आवासीय जिलों या मलिन बस्तियों से थे। उन्हें चोरी और हत्या का दोषी ठहराया गया था। उन्हें थॉर्नफ्लावर जेल में कैद करने का कारण यह था कि उनकी गतिविधियों ने किसी कुलीन या पवित्र चर्च को प्रभावित किया था। उनमें से कुछ ने ज्ञान लीक कर दिया था या फैला दिया था जिसे बंद दरवाजों के पीछे रखा जाना था। जेल में 5वां दिन, 1 दर्जन से अधिक जेल प्रहरियों ने अंदर आकर कोठरियां खोल दीं। उन्होंने सभी को जबरन बाहर कर दिया। डूडियन को पता था कि वे साप्ताहिक काम शुरू करने जा रहे हैं। हालांकि एक ही समय में 100 से अधिक कैदी बाहर आए, लेकिन कोई प्रतिरोध या सामूहिक दंगे का संकेत नहीं था। आज्ञाकारी होने का पहला कारण यह था कि वे सभी स्पाइकिंग से गुजर चुके थे। हालात इतने खराब थे कि गहरे घाव लंबे समय तक ठीक नहीं हो सके। यहाँ तक कि डूडियन जैसे व्यक्ति के लिए भी, जो एक शिकारी था, अगर वह अपनी बाहों पर बहुत अधिक बल लगाता तो बहुत अधिक थकान और दर्द होता। दूसरा कारण यह था कि जेल के बाहर सुरक्षा बल बहुत अधिक थे। यदि कोई दंगा होता तो उन्हें दबाने के लिए भेजा जाता। इससे डूडियन ने कैदियों को मारने और भागने का विचार छोड़ दिया। गार्ड कैदियों को जेल की दूसरी मंजिल पर ले गए। यह एक बहुत बड़ा प्रसंस्करण संयंत्र था। दरअसल जेल में कितनी परतें थीं, यह कोई नहीं जानता था। डूडियन ने जब प्रसंस्करण संयंत्र में मेजों पर चीजें जमा देखी तो वह चौंक गया। राक्षसों के सभी प्रकार के अंग, पूर्ण रोएं या सींग थे। गंदगी का ढेर। काम पर लग जाओ। भारी लोहे के गेट को बंद करने वाले जेल प्रहरी ने हाथ में रॉड लहराते हुए भीड़ को डांटा। सभी लोग अपने अपने कार्यस्थल पर आ गए। प्रत्येक कक्ष एक छोटी टीम थी और एक कार्यक्षेत्र पर कब्जा करती थी। अलग अलग मेजों पर अलग अलग राक्षस हिस्से थे। इन्हें छीलने और काटने पर वर्गीकरण होता था। डूडियन ने अलमारी से काम के कपड़े निकाले। इसके अलावा सुरक्षात्मक दस्ताने भी थे जिन्हें पहनना पड़ता था। वे प्लास्टिक और नायलॉन सामग्री से बने थे। सौभाग्य से विशाल दीवार के बाहर से लाए गए राक्षसों के अंगों का खून सूख गया था। उनकी त्वचा पर बाल सूखे और सख्त थे। आधे से अधिक वायरस, परजीवी और अन्य रोगाणु मर चुके थे। डूडियन ने काम नहीं किया क्योंकि उन्होंने ये ध्यान में रखा कि सुरक्षात्मक दस्ताने खराब स्थिति में थे। इसके बजाय उसने देखा कि अन्य लोग हाथ पैर उठा रहे थे, बाल उतार रहे थे और चीज़ों को बड़े करीने से एक तरफ रख रहे थे। वे गिलोटिन या खंजर से सींग, नुकीले दांत, पंजे और अन्य हिस्से काट देते हैं। उनमें से अधिकांश इस प्रक्रिया में कुशल थे और ऐसा लगता था कि वे ऐसा पहली या दूसरी बार नहीं कर रहे थे। दूसरे सेल के नेता ने भी कोई काम नहीं किया और चुपचाप खड़े होकर इस प्रक्रिया को देखते रहे। अलग अलग चीज़ों के बारे में सोचते हुए डूडियन एक बहुत पतले चाकू के साथ खेलता रहा। कुछ घंटों के बाद काम की शिफ्ट खत्म हो गई। सभी लोग लौटने के लिए कतार में लग गए, लेकिन जाने से पहले गार्डों ने अपने सारे कपड़े उतारने और स्नानागार में आकर सफाई करने की व्यवस्था की। डूडियन ने देखा कि धोने के बाद फैटी और अन्य के हाथ सामान्य त्वचा के रंग की तुलना में थोड़े लाल थे। ऐसा लग रहा था जैसे मच्छरों ने लगातार काटा हो और त्वचा थोड़ी सूज गई हो। हालांकि वे इसके आदी थे। स्नान के बाद गार्डों ने ये पुष्टि करने के लिए उनके मुंह, कान, नाक और अन्य हिस्सों की जांच की कि उनमें से कोई भी किसी चीज़ की तस्करी नहीं कर रहा था। शाम को उनकी कोठरी में 4 काली रोटियां बांटी गईं। डूडियन ने 2 अपने लिए चुने जबकि बाकी 2 सेल के बाकी साथियों को दे दिए। समय बीतता गया। जेल में दिन उबाऊ थे। 2 सप्ताह के कारावास के बाद जेल अपनी सामान्य शांति में लौट आई क्योंकि कैदियों की डूडियन में रुचि कम हो गई थी। दिन और रात में जेल में चीखें और कराहें गूंजती रहती थीं। इससे बेचैनी अधिक होती है। डूडियन को इस प्रकार की गतिविधियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी।
उसके सेल साथी छुप छुप कर डूडियन को देखते थे। बाद में जब उन्होंने देखा कि उसे उनके संबंधों की अधिक परवाह नहीं है, तो उनमें से कुछ और सहन नहीं कर सके और एक दूसरे की मदद करने लगे। फैटी का तीसरा पैर बर्बाद हो गया, इसलिए उसके सपने किसी भी हालत में पूरे नहीं होंगे। कभी कभी उसे ईर्ष्या महसूस होती थी, लेकिन वह सहन कर रहा था। डूडियन ने कहा कि ऐसी चीज़ों में शामिल ज़्यादातर लोग उन्हें इच्छा और लालच भरी नज़रों से देखेंगे। कहने की आवश्यकता नहीं कि वह जानता था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था। शुरुआत में डूडियन नाराज़गी और गुस्से से भरा था, लेकिन धीरे धीरे वह आदी हो गया और इस तरह के दिखावे के प्रति उदासीन हो गया। डूडियन शायद ही कभी बातचीत शुरू करते थे, लेकिन कभी कभी वह सेल के साथियों और अन्य सेल के कैदियों से अजीब सवाल पूछता था। उनके प्रश्न ज्योतिष, व्यापार, विकिरण क्षेत्र, विशाल दीवार आदि से संबंधित होंगे। कई लोग डूडियन के सवालों का जवाब देने को तैयार थे। इसका मुख्य कारण डूडियन की सुपर ताकत है, लेकिन जेल का जीवन भी उबाऊ था। लोग समय बर्बाद करने के लिए चर्चाओं में भाग लेने को तैयार थे। हालांकि अधिकांश लोग अपने अतीत से जुड़े सवालों को नज़रअंदाज कर देंगे, लेकिन अभी भी ऐसे लोग थे जो अपने परिवार, शौक और अपने शानदार अपराधों के बारे में जानकारी साझा करने के इच्छुक होंगे। 3 महीने जेल में रहने के बाद वहाँ एक नया कैदी था जो खुशहाल छोटे परिवार में शामिल हुआ था। युवक का स्वभाव सज्जन व्यक्ति का था। उनके बाल नीले रंग के थे, जबकि उनकी बाहें तलवार जैसी थीं। उसने मौत की सज़ा वाली वर्दी पहन रखी थी। जैसे ही उसे गार्डों द्वारा घसीटा गया और तत्काल गर्म चिंता पैदा हो गई। कोठरियों से चीख पुकार और हाथ बाहर आ रहे थे और कैदियों की ओर से इच्छा व्यक्त की जा रही थी कि नवागंतुक को उनके ही पिंजरे में सौंपा जाए। गार्ड ने कैदियों की बात नहीं सुनी। उन्होंने युवक को डूडियन की कोठरी में फेंक दिया। वह युवक कराहते हुए खड़ा हुआ और जवाब में चिल्लाया, मेरे साथ अन्याय हुआ। मैं गलत था, मुझे अपील करनी होगी, मैं अपील करना चाहता हूँ। जेल प्रहरी ने व्यंग्य किया और चला गया। गार्ड ने लोहे का गेट बंद कर दिया तो पीछे से युवक की अजीब हंसी गूंजी। डूडियन के सामने स्वागत किया गया। वह चुपचाप उस युवक को देखता रहा जिसे कई लोगों ने जमीन पर गिरा दिया था। युवाओं ने जमकर संघर्ष किया, लेकिन अंत में कुछ नहीं बदला। पूरे जेल में चीखें गूंज उठीं। आवाज़ों से बाकी कैदी भी उत्तेजित हो गए। डूडियन चुपचाप युवाओं को कैदियों द्वारा घुमाए जाते हुए देखता रहा। चीखें गूंज उठीं। डूडियन को पता था कि अगर वह इतना मजबूत नहीं हुआ तो 3 महीने पहले ही उसका अंत इस युवा की तरह हो जाएगा। लेकिन उसने रुकने के लिए बोला नहीं। यौवन की चीखें लगातार कई दिनों तक गूंजती रहीं। अंत में वह मरी हुई मछली की तरह टूट गया और कैदियों को उसके साथ खेलने दिया। 1 सप्ताह बाद युवक को जेल के हालात समझ में आए। वह जानता था कि वह जेल में है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। 2 सप्ताह बाद युवक पहले से ही सेल में अपनी भूमिका का आदी हो गया था। वह दूसरों के हमलों को चुपचाप सहन करता था क्योंकि वह अब चिल्लाता नहीं था। 1 महीने के बाद युवा पूरी तरह से सिस्टम में एकीकृत हो गया। कभी कभी उसके पास वापस लड़ने की कोशिश करने की ताकत होती, लेकिन दूसरे हमेशा उस पर हावी हो जाते। वह पिंजरे के उस हिस्से में जाने वाला पहला व्यक्ति था जिसमें डूडियन रहता था, लेकिन डूडियन ने उसकी परवाह नहीं की और उसकी ओर नहीं देखा। युवक डूडियन की प्रतिक्रिया से असंतुष्ट था और क्रोधित था, ये सोचकर कि वह उसे धक्का दे सकता है। अपने दर्दनाक अनुभवों के कारण उसने डूडियन को कुछ बुरे शब्दों से शाप दिया था। हालांकि फैटी और अन्य लोगों को युवाओं को कोसने और धमकियां देने में एक पल लगा। उसने उसे थप्पड़ मारा और पीटा और बाद में उसे डूडियन के सामने घुटनों के बल बैठकर अपने दुर्व्यवहार के लिए माफ़ी मांगने को कहा। नवागंतुक के उनके कक्ष में शामिल होने के दूसरे महीने में डूडियन को जेल प्रहरी द्वारा एक अन्य कक्ष नेता से लड़ने के लिए चुना गया था। गार्ड एक अच्छे शो का आनंद लेना चाहते थे। सेल लीडर का डूडियन के साथ कोई पूर्व संचार नहीं था, इसलिए उसे डूडियन की क्षमता के बारे में पता नहीं था। वह हत्या करना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से डूडियन के मुक्के के कारण उसकी पसलियां टूट गईं और आंतरिक रक्तस्राव के कारण वह लगभग मर गया। तब से सभी सेल लीडरों को अपने पिंजरे के बारे में स्पष्ट जानकारी हो गई थी। हालांकि डूडियन उनसे छोटा था, लेकिन उसकी शक्ति उस स्तर पर थी जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। युवाओं को ये भी समझ आया कि वह पतला बच्चा, जो उनका सेल लीडर था, इस जेल में उसकी स्थिति पूरी तरह से उसके अनुरूप नहीं थी। अन्य कक्षों में डूडियन के बारे में कई बातचीत हुई। स्कार की कोशिका डूडियन के विपरीत थी, इसलिए वे दूसरों की तुलना में स्थिति के बारे में अधिक जागरूक थे। स्कार ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। इस जेल में आने वाले 10 में से 9 दोषी हैं। शेष एक, 10वां एक महान शैतान है। उसे देखो, इतना युवा और इतनी ताकत के साथ निश्चित रूप से किसी बहुत बड़े काम में शामिल था। डूडियन ने स्कार को उसके बारे में एक रूढ़िवादी धारणा बनाते हुए सुना, मैंने तुमसे कहा है, मैं तुम्हारी तरह बेकार नहीं हूँ। स्कार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इतना समय हो गया है कि आप यहाँ हैं और आप अभी भी बहुत गर्व महसूस करते हैं, लेकिन आपने वही बेकार रोटी खाई है और हमारे साथ एक ही पानी पिया है। मुझे कुछ अलग नहीं मिला। डूडियन ने उसकी ओर देखा।
मैंने कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन भविष्य में अगर मैं कोई पाप करूंगा तो कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हारी तरह बेकार नहीं हूं। अध्याय 150। समय उड़ गया। डूडियन को जेल में बिताए 1 साल हो गया है। पिछले वर्ष के दौरान डूडियन ने अन्य कैदियों और गार्डों की गपशप के माध्यम से पूरे थॉर्नफ्लो जेल के बारे में जानकारी एकत्र की। कुछ चीजें जिनके बारे में वह निश्चित नहीं था, डूडियन स्कार या कुछ अन्य पुराने समय के लोगों से पूछेगा जो उसे जवाब देंगे। हालांकि उन्होंने कई लोगों से उनके भागने के इरादे के बारे में पूछा था, लेकिन सभी ने सवाल को टाल दिया। दरअसल ऐसा कोई नहीं था जो भागना नहीं चाहता हो, लेकिन समस्या ये थी कि कोई भाग नहीं सकता था। पर्याप्त जानकारी एकत्र करने के बाद डूडियन को समस्याओं से भी निपटना पड़ा। सबसे पहले ये जेलब्रेक की कठिनाई के बारे में था। थॉर्नफ्लावर जेल झील के भीतर बनाया गया था, इसीलिए कैदियों की जेल तोड़ने में रुचि कम हो गई थी। डूडियन को पता था कि झील के पानी में राक्षस छिपे हुए हैं। जेल की दीवार में छेद करना आत्महत्या के अलावा और कुछ नहीं था। इसके अलावा झील के दबाव को झेलने के लिए जेल की दीवारों की मोटाई बहुत बड़ी होगी। इसे असाधारण रूप से ठोस होना था, इसलिए दीवार में छेद करने का विचार बकवास था। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने सुलझे हुए थे, अंततः हर कोई जेलब्रेक के विचार से इस्तीफा दे देगा। डूडियन जानता था कि वह कोई ठोस योजना नहीं बना सका और निराशा में था। कुछ दिनों के बाद वह पिंजरे में बैठ गया। कुछ भी महसूस न होना और किसी को प्रतिक्रिया देने से बचना। उनका मन बिल्कुल खाली हो गया और जेल का जीवन कष्ट में हो गया। उसे अवसाद से बाहर निकलने और अपनी जेलब्रेक योजना के बारे में सोचने में थोड़ा समय लगा। इस बार वह शून्य से शुरुआत करने वाले थे। उसे उन सभी संभावनाओं पर विचार करना था जो सफल पलायन की ओर ले जा सकती थीं। अंत में उन्होंने योजनाओं को 2 भागों में बांट दिया, बाहर और अंदर। बाहर का तात्पर्य दीवार पर छेनी से है। वह उस कोठरी से शुरुआत कर सकता था जिसमें वह रह रहा था और बाहर सुरंग बनाना जारी रख सकता था, लेकिन वह जानता था कि उसके पास खुदाई करने के लिए उपकरण नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर वह साप्ताहिक कार्यशाला से कुछ बाहर निकाल सकता है और दीवार पर छेनी लगाना शुरू कर सकता है, तो भी उसे नहीं पता था कि जेल से बाहर निकलने में कितने साल लगेंगे। इसलिए डूडियन ने यह तरीका छोड़ दिया। वह गार्डों का उपयोग करके इसे संसाधित कर सकता था। गार्ड पर हमला। गार्डों ने उन्हें सामूहिक रूप से काम पर लगाने का साहस किया ताकि उनके पास बैकअप रहे और स्वाभाविक रूप से वे अपने दंगों से बच सकें। इसलिए यह विकल्प उनके विचार से बाहर था। गार्डों को रिश्वत दें। सोचते ही उसने यह विचार दूर कर दिया। उन्होंने नवागंतुक को उस पद्धति को लागू करने का प्रयास करते देखा था। नतीजा ये हुआ कि गार्ड ने उस आदमी को बाहर खींच लिया, उसे तब तक यातना दी जब तक उसकी मौत नहीं हो गई और उसे वापस कोठरी में फेंक दिया गया। जाहिर है, रिश्वतखोरी कोई विकल्प नहीं था। ऐसा नहीं था कि गार्ड लालची नहीं थे, लेकिन उनके पास कैदियों से हर कीमती चीज़ हड़पने के बेहतर तरीके थे। डूडियन को लगा कि वह कुछ नहीं कर सकता। जेल पूरी तरह सुरक्षित थी और वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था। क्या मैं इस जेल में मरने जा रहा हूँ? 6 महीने और बीत गए। डूडियन पागल हो गया और पागल हो गया। वह बकवास चिल्लाने लगा और उसने सेल साथियों को लगभग पीट पीट कर मार डाला। 2 गार्ड उस समय क्रोधित हो गए जब उन्होंने देखा कि डूडियन के सेल साथी जमीन पर लगभग मृत अवस्था में पड़े हैं। उनमें से एक ने यान से एक छड़ी निकाली और डूडियन पर हमला करने के लिए कोठरी खोल दी। हालांकि डूडियन ने उसे मौका भी नहीं दिया और उस पर मुक्के और लातें बरसा दीं। डूडियन ने दूसरे गार्ड की ओर मुक्का मारते हुए दहाड़ लगाए। उसकी ताकत जबरदस्त थी। दोनों गार्डों को जमीन पर गिरा दिया गया। इस दृश्य से अन्य सभी कैदी स्तब्ध रह गए। किसी ने नहीं सोचा था कि उस पर चुभे हुए कीलों से वह इतनी जोरदार ताकत के साथ सामने आ सकता है। एक गार्ड उठकर भाग गया। जल्द ही अन्य 5 गार्ड आए और डूडियन पर हमला कर दिया। उन्हें पीटा गया और बाद में सैरगाह से बाहर खींच लिया गया। 1 घंटे से अधिक समय के बाद गार्ड डूडियन के खून से लथपथ शरीर को वापस खींच लाए और उसे वापस उसकी कोठरी में फेंक दिया। कुछ दिनों बाद जब डूडियन की चोट ठीक हो गई तो उसने फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया। फैटी, जिसने कोठरी में थोड़ी ताकत बहाल कर ली थी, को जमीन पर गिरा दिया गया और पीट पीट कर मार डाला गया। भोजन ला रहे गार्डों ने यह दृश्य देखा और रुकने के लिए दौड़ पड़े। डूडियन ने उनका मुकाबला किया और गार्डों के साथ हाथापाई करते हुए ट्रॉली भी पलट दी। गार्डों ने देखा कि वे दोनों डूडियन को दबा नहीं सकते, इसलिए उनमें से एक वापस बुलाने के लिए भाग गया। इस बार फिर यातना के बाद डूडियन को बाहर खींच लिया गया और वापस लाया गया। हालांकि उन्होंने उसे एक अलग कोठरी में फेंक दिया। अरे, ये बच्चा पागल हो गया है। वे उसे दूसरे विभाग में क्यों नहीं दे देते? गार्ड गुस्से में थे, लेकिन वे बस उसे यातना दे सकते थे। दरअसल वे हर कीमत पर कैदियों को मारने से बचेंगे। वास्तव में वे कैदियों को डिस्पोजेबल सामग्री के रूप में नहीं मान सकते थे। यातना एक छोटी सी बात थी क्योंकि इसे छुपाया जा सकता था, लेकिन किसी कैदी की मृत्यु के मामले में उनके ऊपर के लोग उचित स्पष्टीकरण मांगेंगे।
इसलिए भले ही बाहर ऐसे लोग हों जो कैदियों को मरना चाहते हों, वे ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ग्राहक की पृष्ठभूमि क्या थी या कौन थी। इसके अलावा उन्होंने डुडियन जैसे कई कैदियों को देखा था जो जेल के जीवन का सामना नहीं कर सके और वर्षों के दौरान पागल हो गए। इस अंधेरी जेल में लोग दिन ब दिन उदास होते जाते। एक सामान्य व्यक्ति को यह अवसाद उत्पन्न होने में अक्सर 3 से 5 साल लग जाते हैं। हालांकि कमजोर इच्छाशक्ति वाले कुछ लोग पागल हो जाएंगे और कुछ लोग आत्महत्या भी कर लेंगे। इसलिए डुडियन को इस तरह से कार्य करते देखना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। इसके अलावा डुडियन चाहे कितना भी सख्त या शक्तिशाली क्यों न हो, वे उसकी उम्र से अवगत थे। दिन के अंत में उनके लिए डुडियन एक बच्चा था। अनिवार्य रूप से उसका दिल एक वयस्क जितना मजबूत नहीं होगा। जब वह एकांत कारावास में था तो गार्डों ने डुडियन का दैनिक भोजन केवल काली रोटी तक सीमित कर दिया। डुडियन का शरीर धीरे धीरे पतला होता गया। उसके गाल की हड्डियां उभरी हुई थीं और चेहरा कंकाल के समान था। सौभाग्य से उसे पानी की कमी नहीं हो रही थी। पानी की उपलब्धता के कारण शायद ही कोई भूखा मरता था। डुडियन अभी भी पागलों जैसा व्यवहार कर रहा था जबकि उसे एकांत कारावास में रखा गया था। वह समय समय पर स्टील के खंभों को पीट रहा था या चटाई को फाड़ रहा था। समय के साथ उसके लक्षण धीरे धीरे कम हो गए। वह कभी कभार हमला करता था लेकिन दूसरों को श्राप देता था। कैदियों को पता था कि डुडियन पागल हो गया है और उन्हें उसके कोसने की ज़्यादा परवाह नहीं थी। लेकिन साथ ही उन्होंने उसे पछतावे से देखा, मानो डुडियन के वर्तमान में अपना भविष्य देख रहे हों। जब वह थोड़ा स्थिर हुआ तो गार्डों ने उसे वापस साप्ताहिक काम पर लगा दिया। आखिरकार कैदी निष्क्रिय रहने के लिए नहीं बने हैं। अगले 6 महीने बीत गए और यह वास्तव में डुडियन की कैद का दूसरा वर्ष था। हालांकि डुडियन का पागलपन और अधिक गंभीर हो गया। कभी कभी वह अपना सिर दीवार पर मार लेता था और खुद को घायल कर लेता था। अन्य समय में वह रोटी को रक्षकों पर फेंक देता था और उन्हें शाप देता था।